ओके, नाउ कंप्यूटेशन। लुक, ट्रस्ट की टोटल इनकम में से 15% इनकम इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट। ऑलवेज मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि ये समाज सेवा के लिए खर्च होना चाहिए, इसको तो खर्चना ही नहीं है। 15% का लॉजिक क्या बताया था कि सब पैसा समाज सेवा में उड़ा देंगे तो इमरजेंसी में कभी पैसों की जरूरत पड़ी तो करेंगे क्या। इससे 15% तुम संभाल के रखो, चलेगा। वो भी तुमको नहीं संभालना, मत संभालो, पूरा उड़ा दिया तो भी चलेगा, बट 15% यू कैन सेव। इससे ट्रस्ट की जितनी भी इनकम है ना, उसमें से 15% तो एग्जेम्प्ट है, फिक्स्ड है, बट बैलेंस 85% के लिए रूल क्या था? यू हैव टू अप्लाई, मीन्स यू हैव टू यूज इट फॉर समाज सेवा, चैरिटी, रिलीजन, जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट्स है उस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा 85% को। लेकिन लेट्स अज्यूम उन लोग ने 85% में से कुछ 50, एक बार मैं फिगर लेता हूं, ये मान लो 100 रुपया है, 100 में से 15 रुपया तो एग्जेम्प्ट हो गया, बचा कितना? 85। 85 में से इन्होंने 50 को है ना क्या किया, अप्लाई कर दिया, अप्लाइड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, मतलब समाज सेवा के ऊपर खर्च कर दिया, कितना? 50। तो ये तो हक से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, दिस विल बिकम एग्जेम्प्ट। अमाउंट फील करो, ये 100 करोड़ इनके इनकम है, 15 करोड़ माफ है, 85 करोड़ में से 50 करोड़ इन लोग ने समाज सेवा पे खर्च कर दिया, तो वो तो एग्जेम्प्ट है। बचा कितना? 85 माइनस 50, 35। सो 35 को क्या बोलूंगा, ये सब करोड़ में, 35 करोड़ इज नॉट अप्लाइड। अरे खाली 50 करोड़ अप्लाइड है, तो 35 करोड़ इज नॉट अप्लाइड। और नॉट अप्लाइड सुन के गवर्नमेंट की सटक जाएगी कि तुमने 35 करोड़ रुपया समाज सेवा पे खर्च नहीं किया, तुम लोग पैसा जमा करने के लिए, होल्ड करने के लिए बैठे हो। तुम लोग को कमाने को बोला क्यों है? ताकि समाज सेवा पे खर्च करो, तो खर्च करो, ये तो तुमने खर्च ही नहीं किया। तो ये सुन के गवर्नमेंट तो एक बार इसको टैक्सेबल कर देती है, टैक्सेबल। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। नॉर्मली कॉमा द इनकम विच इज नॉट अप्लाइड विल बिकम टैक्सेबल, क्योंकि तुमने इनकम अप्लाई नहीं किया, मतलब तेरे पास इनकम हाथ में पड़ी है, तो हाथ में पड़ा रखा मतलब वो इनकम पे टैक्स भी भरना पड़ेगा। नॉर्मली अनअप्लाइड इनकम विल बिकम टैक्सेबल, बट देर आर सम एक्सेप्शंस। अब देखो एक्सेप्शंस बता रहा हूं। लुक, नॉट अप्लाइड बिकॉज नॉट रिसीव्ड। क्या बोला? नॉट अप्लाइड बिकॉज नॉट रिसीव्ड। अरे मतलब ट्रस्ट क्या बोल रही है कि भाई ये 35 करोड़ है ना, 35 करोड़, उसमें से 10 करोड़ रुपया तो ऐसा है ना कि हमने को हाथ में मिला ही नहीं, इनकम कभी कभी आउटस्टैंडिंग रह जाती है। अरे इनकम आउटस्टैंडिंग होते सुनाएंगे नहीं, तो ट्रस्ट का एक्सक्यूज क्या है कि 10 करोड़ जितनी इनकम, फिगर भूलना मतलब, फिगर से याद रखो, 35 करोड़ हम लोग ने यूज नहीं किया ना समाज सेवा पे, तो मैं सफाई में क्या बता रहा हूं कि 35 में से 10 करोड़ तो ऐसा है ना कि हमें वो इनकम मिला ही नहीं था, द इनकम वॉज आउटस्टैंडिंग। जब इनकम ही हमारे हाथ को नहीं लगी तो हम यूज कैसे करेंगे? तो ये मजबूरी है ना। तो मजबूरी सुन के गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं बेटा, तो टेंशन क्यों लेता है तू, अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो तेरे को एग्जाम कर देंगे। लेकिन तेरा बहाना क्या है? मिला नहीं इनकम ना। लेकिन याद रखना, तेरे को एग्जाम तो कर रहे, जब तुझे ये पैसे मिलेंगे तब तेरे को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब तेरे को फ्यूचर में यूज करना पड़ेगा, या फिर जिस ईयर में रिसीव हुआ वो ईयर में, या फिर उसके तुरंत नेक्स्ट ईयर में। क्योंकि पता लगा जिस ईयर में रिसीव हुआ 31 मार्च को रिसीव हुआ, और 31 मार्च को रिसीव हुआ, क्या काम का, कहाँ यूज करो, ऐसे आते फेंक दो पैसा। अरे लॉ ने क्या बोला है, ये पैसे तूने अभी इस्तेमाल नहीं किए क्योंकि आउटस्टैंडिंग इनकम थी ना, तो वी विल एग्जेम्प्ट यू, प्रोवाइडेड यू हैव टू खाओ कसम, यू हैव टू खाओ कसम डैट ये पैसे तुझे जब कभी भी रिसीव होंगे, आज से 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जब भी रिसीव होगा ना, उस ईयर
या फिर उसके तुरंत नेक्स्ट ईयर में यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो तुरंत वाले नेक्स्ट ईयर में भी तूने यूज नहीं किया ना, तो वो तुरंत वाले नेक्स्ट ईयर में टैक्सेबल। टैक्सेबल मतलब ये जो 10 करोड़ माफा गया था वो टैक्स आ जाएगा। फील करो क्या बोला मैंने। ये अमाउंट फिलहाल गवर्नमेंट ने एग्जाम कर दी क्योंकि तुम्हें पैसा नहीं मिला है, तो लॉ ने क्या बोला है, ठीक है एग्जाम किया है, लेकिन खा कसम। क्या कसम खानी है कि ये पैसे तुझे जब मिलेंगे, मिलेंगे कब, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल के बाद, जब भी मिलेगा ना, या तो वो ईयर या फिर उसका इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर। ये इमीडिएटली फॉलोइंग का सिस्टम क्यों रखा है, क्योंकि पता चला जिस ईयर में मिला उसमें भी 31 मार्च को मिला, तो 31 मार्च को मिलते हम लोग अप्लाई तो नहीं कर सकते ना। अरे अपने को ही पैसा अप्लाई करना है समाज सेवा पे, लेकिन समाज सेवा कोई काम तो दिखना चाहिए। पैसा आते फेंक दो ऐसा थोड़ी करना है यार, सोच समझ के यूज करना है। इसलिए लॉ ने क्या बोला है, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल जब भी तेरे को रिसीव हुआ ना, या तो वो ईयर या फिर उसका इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर, उस इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर तक लेटेस्ट तुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं किया तो वो जो इमीडिएटली फॉलोइंग वाला ईयर है ना, वो ईयर में तेरा 10 करोड़ का एग्जाम्शन विल बी विड्रॉन। तो इमेजिन करो मेरे को 10 साल के बाद पैसा मिला था, और 10 साल के बाद जब पैसा मिला ना, मैंने उस साल भी यूज नहीं किया, तो एक और साल है 11वां साल, 11वें साल में भी यूज नहीं किया, तो 11वें साल में टैक्सेबल। टैक्सेबल मतलब जो 10 करोड़ एग्जाम्प्ट हुआ था वो एग्जाम्शन विड्रॉ हो जाएगा, मतलब उस ईयर की इनकम में जुड़ जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। बट एक बार तो एग्जाम्प्ट हो गया ना, और तो करना ही पड़ेगा। किसी को पैसे मिले ही नहीं है तो लॉ कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है नहीं मिला तो भी समाज सेवा। अरे समाज सेवा के लिए पैसा तो होना चाहिए ना यार, ये इनकम आउटस्टैंडिंग थी। फिर एक और 10 करोड़ का बहाना है, नॉट अप्लाइड अदर जेन्यून रीजन। अदर जेन्यून रीजन, अदर क्यों बोलते हैं मालूम है? अरे भाई ये भी तो जेन्यून रीजन था कि पैसे मिले ही नहीं तो कहां से अप्लाई करूं। लेकिन अब क्या ट्रस्ट बोल रही है, कोई और रीजन है। कोई और रीजन मतलब मिल गया हमको, लेकिन 31 मार्च को मिला है। अरे ये 10 करोड़ रुपया, एक और 10 करोड़ है, मैं 35 करोड़ का जस्टिफिकेशन दे रहा हूं। ये देखो, मीन्स ये वाले 10 करोड़ के लिए ट्रस्ट केस बहाना क्या है, अरे भाई ये 10 करोड़ हमको मिला था, लेकिन पूछो तो सही कब मिला था। हमारा ईयर अप्रैल 22 से लेके मार्च 23 है, तो 31 मार्च 23 को तो मिला था, तो ये मिल भी गया तो भी यूज कैसे करे। अरे तो इट कैन बी अ जेन्यून रीजन ना, लेकिन एक्ट में ऐसा नहीं बोला कि लास्ट डे को मिला है। एनी जेन्यून रीजन, अगर आपका रीजन हमको एकदम वैलिड लगा ना, तो हम आपको अलाउ कर दें, चल कोई बात नहीं बच्चा, जिंदगी में मजबूरियां आती रहती है, तो तेरी मजबूरी समझ के हम एग्जाम कर देंगे, लेकिन कसम खा कि तुरंत नेक्स्ट ईयर में यूज करेगा। तुरंत मतलब अपना ईयर कौन सा है, 22-23 है ना, तो 22-23 का तुरंत नेक्स्ट क्या है, 23-24। 23-24 में तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तेरा कितना भी फाड़ू रीजन हो ना, इस साल हम कोऑपरेट करने को तैयार है, अगले साल तो तेरे को यूज करना ही पड़ेगा। और ये पैसे मिल तो चुके ही है ना, कोई रीजन था ना। अरे इधर तो क्या लॉ बोलता है, मिला ही नहीं है तो आज से 2 साल 3 साल 5 साल 10वां 15वां साल जब भी मिलेगा तभी यूज कर, और उसमें भी 1 साल और ग्रेस है। लेकिन इधर तो ग्रेस काय का, ये तो तेरे को इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो यूज करना ही है। अरे क्योंकि इधर आउटस्टैंडिंग की तकलीफ नहीं है ना, दिस इनकम इज रिसीव्ड। वर्स्ट केस में क्या हो, 31 मार्च को रिसीव्ड, तो 31 मार्च का 31 मार्च को नहीं कर सकता, अगले साल तो कर सकता है ना। और तेरा कोई भी जेन्यून रीजन हो ना, नेक्स्ट ईयर तो देखो यूज करना ही पड़ेगा। ये नेक्स्ट कौन सा है मालूम है, तुरंत अपना नेक्स्ट, वी आर 22-23, तो 23-24 में यूज करना पड़ेगा, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाए। अरे मतलब एग्जाम तो अभी हो जाएगा, लेकिन तुरंत नेक्स्ट ईयर में यूज करो। लेकिन तुरंत नेक्स्ट ईयर में कुछ किया नहीं तो एग्जाम्शन विड्रॉन, मतलब इस साल 22-23 में जो 10 करोड़ माफा गया ना, वो 23-24 में टैक्स आ जाएगा। फील द वर्ड्स,
22-23 अपने वाले ईयर में जो माफ हो गया था ना, वो अभी तो माफ ही रहेगा, लेकिन अगला साल अगर तूने अगले साल भी उसको अनयूज्ड रखा तो अगले साल मतलब अपना अगला साल कौन सा 23-24 में एग्जेम्पशन विल बी विड्रॉन इफ इट इज स्टिल अनयूज्ड। हाँ, लेकिन अगर इस साल ना यूज करके अगले साल फटफट इस्तेमाल कर दिया तो गुड बॉय, तो गुड बॉय बोल देंगे लोग। ये दूसरा था। तीसरा अक्यूमुलेटेड। मीन ट्रस्ट क्या बोल रहा हूं मैं, देखो 35 करोड़ में से 10 करोड़ तो आपको बोल दिया ना कि हमको मिला ही नहीं था, ये 10 करोड़ मिला था लेकिन अभी लास्ट डे को मिला हुआ क्या काम का, यूज कैसे करेंगे। फिर एक और 10 करोड़ के लिए क्या बोल रहे, ये 10 करोड़ तो देखो हमको यूज करना ही नहीं है, क्योंकि सब खर्च कर देंगे तो बड़े खर्चों की प्लानिंग कैसे होगी। हमारा नियर फ्यूचर में एक बड़ी हॉस्पिटल बनाने का प्लान है। अब हॉस्पिटल 400-500 करोड़ की बनने वाली है, एक साथ में पैसा कहाँ से आएगा, तो हम लोग अभी से उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अरे होता है ना, कभी भी फ्यूचर में कोई बड़ा प्लान होता है तो उसके लिए एडवांस में लोग तैयारी करते हैं। तो अभी ट्रस्ट का क्या बहाना है कि ये 10 करोड़ तो हमने जानबूझ के इस्तेमाल नहीं किया, हम चाहते तो उसको समाज सेवा में खर्च कर सकते थे, लेकिन सब खर्च करके बैठ जाएंगे तो फ्यूचर में कभी कोई बड़ी हॉस्पिटल बड़ी स्कूल बनानी है तो अचानक पैसा कहाँ से आएगा। लोन थोड़ी इजीली मिलता है हमको, इससे ये लोग क्या बोल रहे, बस थोड़ा हमको जमा करना है फॉर अवर फ्यूचर प्लान्स। तो लॉ ने बोला हाँ यार तेरे इरादे तो नेक है, फ्यूचर प्लान, हमको भी तेरे फ्यूचर प्लान को देखे एक्साइटमेंट हो रहा है, फ्यूचर में हॉस्पिटल बनेगी, एक स्कूल बनेगी, वाओ ये तो अच्छा है। तो इन इरादों को समझ के लॉ ने क्या बोला, जा तीनों ये 10 करोड़ अभी इस्तेमाल नहीं भी किया है, एम ही पड़ा है, तो भी माफ कर दिया, मतलब ये अमाउंट अभी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा। कंडीशंस बताऊंगा एक बार उसमें घुसते हैं ना, देयर आर सम कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, तो तुम्हारे नेक इरादों को देख के तुमको एग्जेम्पशन कर दे देंगे। सुन ही लो कंडीशंस क्या है। एक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है फॉर्म 10, देयर इज वन फॉर्म 10। फॉर्म 10 में लिखना पड़ता है कि हमने ये 10 करोड़ जो 22-23 में कमा के यूज नहीं किया है ना, उससे हम लोग आने वाले दिनों में हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, पर्पस लिखो, और कितने टाइम में यूज करोगे वो पीरियड भी लिखो। मैक्सिमम 5 साल की मोहलत मांग सकता है। जैसे अपना 22-23 है, इसको छोड़ दो ना एक बार 22-23 को, उसके बाद गिनो 23-24, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, मैक्सिमम इतना 5 साल का मैं टाइम मांग सकता हूं। तुमको लगता है कि तू 2 साल में हॉस्पिटल खड़ी कर देगा तो 2 साल बोल, तेरे को जो बोलना है बोल, बट मैक्सिमम 5 साल बोल। तू अगर ऐसा बोलेगा कि ये 10 करोड़ का हम लोग है ना आने वाले 8 साल में यूज कर देंगे, 8 साल का टाइम नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 5 साल में इस्तेमाल करना पड़ेगा। अरे हम तो चाह रहे हैं कि तू इसी साल में उड़ा दे, लेकिन हम समझते हैं तू इस साल उड़ा देगा तो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल स्कूल बनाने के प्लान तेरे चौपट हो जाएंगे। तो ठीक है, अभी तू इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो ये वाला ईयर जान दो, ये वाला कौन सा ईयर है 22-23 जान दो, आने वाला 1, 2, 3, 4, 5 साल में तेरे को यूज करना ही पड़ेगा। अब तू बोल 3 तो 3, 4 तो 4, बट मैक्सिमम 5 साल बोल, लेकिन तू जो बोलेगा वो लिख के रख फॉर्म 10 में। अरे फॉर्म 10 भरना पड़ता है, उसमें पर्पस भी लिख, पीरियड भी लिख, रटो ये पर्पस एंड पीरियड। जैसे पर्पस लिखा हॉस्पिटल बनानी है, पीरियड विद इन 3 इयर्स खर्च हो जाएगा। सी ये 3 जो बोलते हैं ना, 3 साल के अंदर भले टुकड़े 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 में, लेकिन 3 साल में पूरा वापस डाल 10 करोड़ रुपया। नहीं किया तो क्या होगा बाद में बात करते हैं ना, लेकिन तू 3 बोलेगा तो फिर बाद में तूने एक बार जो कमिटमेंट कर दी ना, फिर उसके बाद तू अपने आप की भी मत सुनना, फिर 3 साल में तुझे 10 करोड़ पूरा यूज अप करना पड़ेगा विद इन 3 इयर्स। यू कैन से 4 ऑल्सो, बट इफ यू से 7, 8 ईयर्स, सॉरी नहीं, मैक्सिमम 5 इयर्स, ये लॉ में फिक्स्ड है 5 इयर्स। 5 बाहर करो, 5 5 5 5 5, और ये सब किस में लिख के देना पड़ता है, फॉर्म नंबर 10 में लिख के देना पड़ता है, पर्पस भी
और पीरियड भी, पीरियड कैन बी 2, 3, 4 एनीथिंग बट नॉट मोर देन 5 years। और ये स्टेटमेंट होता है ना फॉर्म 10 वाला, अपने को ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक सबमिट करना पड़ता है। ट्रस्ट का ड्यू डेट क्या होगा? 31 अक्टूबर। नहीं समझा होगा ना? अरे ट्रस्ट लोग को ऑडिट कराना पड़ता है। टोटल इनकम मोर देन बेसिक एग्जामिशन आज लिखवाया था ना ब्रो में, ब्रो कि इनको ऑडिट करवाना पड़ता है, तो उनका ड्यू डेट अक्टूबर हो जाता है। अरे तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तो अपने को स्टेटमेंट इन फॉर्म 10 देना पड़ता है, और रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा ऐसे लोग को। क्या रिटर्न तो इनको फाइल करना ही पड़ता है, रिटर्न फाइल किए बगैर तो इनको एग्जामिशन भी नहीं मिलेगा। और ये स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 10 यू हैव टू सबमिट लेटेस्ट बाय ड्यू डेट। इधर भी कुछ देना पड़ता है, लेकिन इधर कोरे कागज पे लिख के दे दो। देखिए मैं 10 करोड़ रुपया मेरे को मिला ही नहीं, मैं कसम खाता हूं जब मिलेगा ना उस शेयर में या फिर तुरंत नेक्स्ट ईयर में यूज करूंगा, ये कसम है मेरी। ये कसम वाला चिट्ठी देना पड़ता है। इधर कोरे कागज पे चिट्ठी दो, इधर भी कोरे कागज पे चिट्ठी दो, इधर कोरा कागज के स्टेटमेंट इन फॉर्म 10, स्टेटमेंट इन फॉर्म 10। इन लोग स्टेटमेंट करके बोलते हैं, पुराने लॉ में बोलते थे एप्लीकेशन, अभी इन लोग ने अलग वर्ड यूज किया स्टेटमेंट। तो क्या था मतलब, ये तीनों में अपने को गवर्नमेंट फॉर द टाइम में माफ करने को तैयार है, लेकिन तेरे अंदर ये मजबूरी है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा? सी मैंने तुमको पढ़ाते टाइम कितनी मजबूरियां बताई, मिला ही नहीं क्या करूं, लास्ट डे को मिला है तो क्या करूं, ये मैं फ्यूचर में हॉस्पिटल बनाऊंगा तो पैसा तो जमा करना पड़ेगा ना, ये मैं तुमको बोल बोल के समझा रहा हूं। इनकम टैक्स वालों को कैसे सपना आएगा तेरी मजबूरी का? इसे इनकम टैक्स वाले बोल रहे भाई तू हमको बताएगा तो सही ना। अगर तेरा ऐसा मजबूरी है तो सादा चिट्ठी लिख दे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक। ऐसा मजबूरी है तो भी सादा चिट्ठी लिख दे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक। ऐसा मजबूरी है तो सादा चिट्ठी मत लिखना, स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 10, उसमें तेरे को पर्पस भी लिखना है और पीरियड भी लिखना है। मैक्सिमम 5 years हो सकता है, लेकिन ड्यू डेट तक ये हमको बता, नहीं तो हमें क्या मालूम पड़ेगा किसकी क्या मजबूरी है। एंड फिर ये 3 मजबूरी वाले थे ना, 10 10 10 बचा कितना? 35 में से 10 10 10 गया तो बचा कितना? 5। तो ये बैलेंस नॉट अप्लाइड, ये जो नॉट अप्लाइड था इसके लिए नो वैलिड रीजन, ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ये 5 करोड़ बचा ना, दिस विल बिकम टैक्सेबल एज पर स्लैब रेट्स। अरे ये जो मैं अभी चार्ट बना रहा हूं ना, सम ऐसा ही आता है। मतलब इन लोग यही सब चीजें फिगर्स के फॉर्म में देंगे। क्वेश्चन में 100 रुपीज दिया होगा, 15 देंगे, नहीं निकालना पड़ता है 15 बस। बाकी ये बोलेंगे कितना, ये 10 था, ये 10, ये सब देंगे। और अपना आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर 5 करोड़ इज द फाइनल आंसर। 5 करोड़ इज द फाइनल आंसर। लेकिन अपने ऐसे चार्ट बना के सॉल्व करेंगे, एग्जाम में से चार्ट बना के सॉल्व करते कि स्टेटमेंट बना के? स्टेटमेंट तो एक फॉर्मेट बनाओ ना, फॉर्मेट एक टोटल इनकम ऑफ द ट्रस्ट 100। ओके अरे मतलब यही चीज मेरे को ऐसे वर्टिकल फॉर्म में बताओ ना यार। टोटल इनकम ऑफ द ट्रस्ट 100 लेस 15% एग्जाम बचा 85, फिर लेस अप्लाइड फॉर समाज सेवा 50, तो बैलेंस कितना बचा? अरे स्टेटमेंट बनाते ना, 35 बचा, फिर लेस नॉट अप्लाइड बिकॉज नॉट रिसीव्ड ओनली 10 करोड़ माइनस, फिर लेस नॉट अप्लाइड ड्यू टू सम अदर जेन्युइन रीजन, लेस हो गया 10, फिर लेस नॉट अप्लाइड बिकॉज अक्यूमुलेटेड फॉर फ्यूचर चैरिटेबल पर्पस, लेस इज इक्वल टू ये। अरे मतलब ये जो मैंने चार्ट फॉर्म में बताया ना, यही चीज अपने को एक स्टेटमेंट फॉर्म में करना है। मतलब ये देखो, पहले ये माइनस हो गया, फिर ये माइनस हो गया, माइनस 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 करते लास्ट आंसर ये आएगा टैक्सेबल इनकम, एंड फिर उस पर टैक्स कंप्यूट करना एज पर स्लैब रेट्स। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, कम ऑन। इधर भी देखो, इधर नॉट अप्लाइड लिखा था ना, नॉट, इधर भी लिख देता नॉट अप्लाइड। लेकिन नॉट अप्लाइड का कारण क्या था? बिकॉज अक्यूमुलेटेड। ओके इसके लिए मैंने क्या बताया, एक लेटर देना पड़ता है कि भाई हम लोग फ्यूचर में यूज कर देंगे। फ्यूचर मत कब, जब भी रिसीव होगा,
आज से 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल जब अभी रिसीव नहीं हुआ है ना, तो जब भी रिसीव होगा ना, या तो वो ईयर या फिर उसका तुरंत नेक्स्ट। तो रिसीव का ठिकाने वो दिन पता चला बैड लक के लास्ट डे को रिसीव हुआ, तो इससे जब भी रिसीव हुआ वो, या फिर उसका तुरंत नेक्स्ट ईयर, वो तुरंत नेक्स्ट ईयर में तो पक्का यूज हो ही जाएगा, वरना वो तुरंत वाले नेक्स्ट ईयर में एग्जाम्शन विल बी विड्रॉन। ये सुना था, ये तो मिल ही चुका है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, कोई जेन्युइन रीजन था, लाइक लास्ट डे को मिला था, तो ये तो मिल ही गया ना, तो ये तो तुरंत नेक्स्ट ईयर अपना तुरंत कौन सा 23-24 में यूज करना पड़ेगा, वरना 23-24 में एग्जाम्शन विड्रॉन। एट प्रेजेंट एग्जाम्ड है, नेक्स्ट ईयर टैक्सेबल हो जाएगा, और ये तो विद इन 5 years वी हैव टू यूज ना। लेकिन इसके लिए नॉर्मल लेटर, इसके लिए नॉर्मल लेटर, इसके लिए फॉर्म नंबर 10 देना पड़ता है ना, उसमें पर्पस भी लिखना, पीरियड भी लिखना है। ओके, अब इसमें एक कंडीशन है, जब तक तुम वो हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा यूज नहीं कर रहे हो ना, वो मनी को जेब में लेके मत घूम। इट शुड बी इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में क्या आता है अपने को नहीं पढ़ना है, उसकी लंबी लिस्ट दी है इन सेक्शन 11 सबसेक्शन 5। इट प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। मतलब हर ट्रस्ट को अपना पैसा ऐसे जेब में लेके आइडल घूमने का नहीं, कभी भी कोई पैसा है तो उसको इन्वेस्टेड रखना पड़ता है। तो ये लोग भी क्या कर रहे हैं, ये 10 करोड़ से आने वाले दिनों में हॉस्पिटल बनाएंगे ना, लेकिन हॉस्पिटल सोचते थोड़ी बन जाएगी, बनने में भी टाइम लगेगा, तो तब तक ये 10 करोड़ को ऐसे पॉकेट में लेके घूम सकता हूं? नहीं, यू हैव टू कीप दिस मनी 10 करोड़ इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, इन्वेस्टेड रखना पड़ेगा। हाँ, जब हॉस्पिटल का काम आया तब इन्वेस्टमेंट तोड़ के यूज कर ले, लेकिन जब तक तेरे को यूज नहीं करना है, 1 साल 1.5 साल, जब तक तेरा वो पैसों का खर्च करने का टाइम नहीं आ रहा है, तब तक वो मनी शुड रिमेन इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। तो कंडीशंस क्या क्या बताओ। एक तो फॉर्म नंबर 10 बोरो बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, जिससे पर्पस भी लिखो, पीरियड भी लिखो, और पीरियड मैक्सिमम 5 साल लिख सकते हैं, एक ये कंडीशन है। दूसरा, जब तक ये पैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, डोंट कीप इट आइडल, यू हैव टू कीप इट इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, स्पेसिफाइड इन 11(5) वाला सेक्शन। ओके, अब इधर नेगेटिव चीजें सोचो, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो सी पहला, हॉस्पिटल के बड़े वादे किए थे, लेकिन तुमने वो उस पर्पस के लिए यूज ही नहीं किया, कोई गलत पर्पस के लिए इस्तेमाल कर दिया। अरे मिसयूज कर दिया, मतलब जिस पर्पस के लिए आपने बोला था ना, वो पर्पस में न यूज करके कोई फालतू पर्पस के लिए यूज कर दिया। तो अगर फालतू पर्पस यूज किया ना, तो ये चमाट पड़ेगी। किस ईयर में? जिस ईयर वो मिस यूटिलाइजेशन किया। जैसे मैंने बोला था, कसम खा के 5 साल में हॉस्पिटल बनाओ, हॉस्पिटल का तो ठिकाना नहीं, कुछ दूसरे लफड़े में यूज कर दिया, और वो लफड़ा मैंने किया 3 साल में, तीसरे साल में, तो तीसरे साल में एग्जाम्शन विड्रॉ हो जाएगा। मीन्स इफ द accumulated income is, प्लीज बोलो, is misused, then exemption shall be withdrawn in the year of misutilization। जिस ईयर में मिसयूज का गलती किया ना, उस ईयर में। हाँ, जरूरी नहीं कि पूरा 10 करोड़ मिसयूज होगा, शायद 10 करोड़ में से 1 करोड़ मिसयूज किया है, तो 1 करोड़ का एग्जाम्शन विड्रॉ हो जाएगा। अरे एग्जाम्शन विड्रॉ क्यों बोलना पड़ रहा है, अभी एग्जाम्शन मिल चुका है। अब अगर मिसयूज किया तो एग्जाम्शन गवर्नमेंट छीन लेगी, छीन लेगी मतलब अपनी इनकम में वो ऐड हो जाएगा। ओके, ये मिसयूज हो गया। और क्या हो सकता है? 5 साल में हमने बोला तो हॉस्पिटल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करके रह गया, हॉस्पिटल का कोई ठिकाना नहीं है, और 5 years हो गए, अभी तक वो पैसा यूज्ड ही नहीं है, अनयूज्ड। तो 5th ईयर में चमाट, 5th ईयर। और सुनो, हॉस्पिटल बनाने की बातें की थी, इसका मतलब नहीं कि हॉस्पिटल की हॉस्पिटल खड़ी हो जानी चाहिए, आधी अधूरी हॉस्पिटल भी है, लेकिन ये 10 करोड़ उस हॉस्पिटल में लग गया ना, बस। सी वी तो जस्ट हैव टू शो कि 10 करोड़ इज यूटिलाइज्ड फॉर हॉस्पिटल पर्पस। सी वी डोंट हैव टू कमिट कि हॉस्पिटल खड़ी हो जाएगी। अरे हॉस्पिटल खड़ी होने में शायद 12 साल लग जावे, लेकिन मैंने तो 10 करोड़ हॉस्पिटल के काम में लगा लिया ना, 1-2 माला तो बन ही गया ना हॉस्पिटल का, तो 1-2 माले में 10 करोड़ गया मेरा, तो चलेगा, लेकिन यूज कर दे। लेकिन पता चला 5 साल खत्म हो गए, अरे अज्यूम करो मैंने 5 साल मांगा था,
अपने 5 के 3-4 साल कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन अज्यूमिंग मैंने पूरा 5 साल मांगा था उनसे, तो 5 साल में वो पैसा यूज ही नहीं हुआ, तो 5th ईयर में एग्जेम्पशन विल बी विड्रॉन। ओके, फॉर्म 10 में मैंने लिखा था कि मैं 3 साल के अंदर कसम खाता हूं यूज कर दूंगा 3 साल में, तो क्या होगा, तो 3rd ईयर में एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। अरे मतलब जो पीरियड हमने स्पेसिफाई किया था फॉर्म 10 में, उसकी जब एक्सपायरी हुई तब तक वो पैसा पता चला यूज ही नहीं है, तो वो एक्सपायरी वाले ईयर में एग्जेम्पशन विल बी विड्रॉन। मिसयूज में एग्जेम्पशन विड्रॉ होता है कब, जब भी मिसयूज किया तब। नॉट यूज्ड में जब वो पीरियड एक्सपायर हुआ वो वाले ईयर में एग्जेम्पशन विड्रॉ होगा। जैसे 3 और पीरियड हमने पहले फॉर्म 10 में लिखा ही होता है ना, तो तुमने 3 साल बोला, 4 साल बोला, जो भी बोला है ना, वो जो आखिरी साल होगा ना उसका, तब एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। एक और विड्रॉल का केस है, मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, लेकिन इन्वेस्टेड मनी को तूने रिलीज करके ऐसे ही खाली रख रहा, घुमा रहा है ऐसे। अरे पहले मैंने मस्त में इन्वेस्ट करके रखा था, लेकिन 1-2 साल के बाद पैसा निकाल के ऐसे ही ले लेके घूम रहा हूं। अरे मतलब इन्वेस्टेड मनी इज डिसइन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड मनी इज डिसइन्वेस्टेड, तो भी एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। हाँ ठीक है, तुमने इन्वेस्टमेंट तोड़ी है खर्च करने के लिए, फिर उस साल में खर्च भी किया हुआ रहना चाहिए ना, लेकिन तूने इन्वेस्टमेंट तोड़ दी और वो साल ऐसे ही इन्वेस्टमेंट तोड़ के पड़ा है, तो भी गलत हो जाता है। अरे मतलब इन लोग क्या हो रहे, इन्वेस्टमेंट को टच भी मत करना। हाँ, जब तुझे हॉस्पिटल का पहला दूसरा माला बनाने के लिए पैसा लगेगा ना, तब इन्वेस्टमेंट तोड़, लेकिन तोड़ते ही उसी साल में इस्तेमाल कर। लेकिन इन्वेस्टमेंट तोड़ के बैठ गया और उस पूरे साल में कुछ काम ही नहीं हुआ, तो व्हाई डिड यू ब्रेक द इन्वेस्टमेंट? तो ब्रेकिंग द इन्वेस्टमेंट में भी एग्जेम्पशन विड्रॉ होगा। कब? वेन एवर यू ब्रेक द इन्वेस्टमेंट। हाँ, ब्रेक करके हॉस्पिटल के कामकाज में यूज किया तो ठीक है, वो तो ब्रेक करना ही पड़ेगा ना यार। पैसा अगर इन्वेस्टेड रखा है तो उसको हॉस्पिटल में यूज करना है, तो ब्रेक तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन इन्वेस्टमेंट ब्रेक होते तुरंत उस ईयर में यूज हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट ब्रोकन, मनी लाइंग आइडल, देन एग्जेम्पशन विड्रॉन। अरे भले एग्जेम्पशन विड्रॉन की 3 सिचुएशन ही है, हिम्मत रखो। पहली सिचुएशन क्या थी, हॉस्पिटल के बड़े बड़े वादे किए थे, हॉस्पिटल तो नहीं, कोई फालतू काम में यूज कर दिया, मिसयूज्ड, तो एग्जेम्पशन विड्रॉ कब होगा, मिसयूज्ड ईयर में। दूसरा, यूज ही नहीं कर रहा है, वो पैसा तूने इन्वेस्ट करके रख दिया, गुड बॉय की तरह इन्वेस्ट जरूर किया है, लेकिन तूने बोला था 3 साल में 3 साल में 3 साल में, 3 साल खत्म हो गए, तो क्या होगा, 3 साल खत्म होगा तो जो 3rd ईयर होगा ना, तब एग्जेम्पशन विड्रॉ। 3 साल में बोल रहा हूं, अज्यूमिंग मैंने फॉर्म 10 के अंदर 3 बोला था, अगर फॉर्म 10 में मैंने 5 इयर्स बोला था तो 5 इयर्स इंतजार करेंगे, लेकिन 5 इयर्स आ गया, लेकिन 5th ईयर में भी तूने खर्च नहीं किया, इट इज स्टिल अनयूज्ड, तो 5th ईयर में एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। तो मिसयूज्ड का एग्जेम्पशन विड्रॉ होता है, हिम्मत रखो। नॉट यूजिंग का एग्जेम्पशन विड्रॉ होता है, इन्वेस्टमेंट तोड़ने का भी एग्जेम्पशन विड्रॉ होता है। इन्वेस्टमेंट तोड़ना मतलब स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में था, उसको तोड़ के या तो कोई फालतू जगह इन्वेस्ट कर दिया, फिर हाथ में लेके घूम रहा है आइडल, ब्रोकन इन्वेस्टमेंट लाइंग लाइक दिस ओनली, तो भी एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाता है। और एक चीज है, चलो वो बाद में आ जाएगा, ठीक है, वो पॉइंट अभी बताना सही नहीं, बट ये 3 केस में एग्जेम्पशन विल बी विड्रॉन, ये इसके लिए था। इधर क्या था, इधर एग्जेम्पशन का विड्रॉ होगा, इधर तो नॉर्मल है, जब भी रिसीव हुआ उसके तुरंत वाले ईयर में भी अगर तूने तुरंत नेक्स्ट ईयर में यूज नहीं किया तो एग्जेम्पशन विड्रॉन। ये तो इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर में यूज करना है, नहीं यूज हुआ तो एग्जेम्पशन विड्रॉन। लेकिन इसका तो क्या है, मिस यूज किया, नॉट यूज किया, इन्वेस्टमेंट तोड़ा, ये सब केस में एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। हाँ, इधर एक लॉ में फैसिलिटी दी है, किसी कारण से आपको पर्पस चेंज करना है तो चेंज ऑफ पर्पस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटल का तूने बोला था, सडनली तुझे स्कूल बनाने का मूड हो गया, चलेगा, यू हैव टू राइट अ लेटर टू असेसिंग ऑफिसर कि वी वांट टू चेंज द पर्पस, तो पर्पस चेंज अलाउ करते, लेकिन द न्यू पर्पस शुड बी इन कन्फॉर्मिटी विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट। मतलब ट्रस्ट के जो ऑब्जेक्ट्स है, ट्रस्ट के जो टारगेट्स है, उनके जो मिशन है, उसके अंदर ही फॉलो होना चाहिए, कोई नॉन चैरिटेबल काम नहीं होना चाहिए। अरे मतलब जैसे एक ट्रस्ट है, वो एजुकेशन, हॉस्पिटल सब में ध्यान देती है,
तो हॉस्पिटल नहीं तो स्कूल भी बनाए तो चलेगा, लेकिन अपने मन से चेंज मत कर। पर्पस चेंज करना है तो यू हैव टू इन्फॉर्म असेसिंग ऑफिसर, और अगर वो सेटिस्फाई हुआ कि न्यू पर्पस इज इन कंफर्मिटी विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट, तो पर्पस चेंज करना अलाउ करेगा। पीरियड चेंज नहीं हो सकता है। तूने फॉर्म 10 में 3 साल बोला था तो 3 ही होगा, तू मेरे 3 का 4 कर दो ना 5 कर, नहीं, तेरे को चाहिए तो स्टार्टिंग में पूरा 5 साल लिख दे, और लोग पूरा 5 साल ही लिखते रहे। अरे 5 साल से जल्दी यूज किया तो अच्छी बात है ना। जब लॉ ने बोला कि मैक्सिमम 5 साल की मोहलत मांग सकते हो तो पूरा 5 ही बोलो ना। ये तो पढ़ाते टाइम बच्चों को पढ़ाना पड़ता, 3 4 कुछ भी हो सकता है, मैक्स 5 ईयर्स, तो लोग तो पूरा 5 साल ही बोलते, तो वो 5 साल का पीरियड चेंज नहीं हो सकता है। अरे कोई ट्रस्ट बोलती है हमने 3 साल की मोहलत मांगी तो उसको 4 कर दो 5 कर दो, नहीं। पर्पस कैन चेंज, पीरियड कैन नॉट चेंज। ये पर्पस पीरियड लिखा कहां था मैंने? वो तो मैंने 22-23 का जब रिटर्न भरा था ना। कब भरूंगा 22-23 का रिटर्न? 31 अक्टूबर 23 को। तो रिटर्न भरते टाइम एक स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 10 भरा था, उसके अंदर पर्पस और पीरियड दोनों लिखा था। तो वो लिखा हुआ पर्पस आगे जाके बदल सकता है, पर्पस बदल सकता है लेकिन पीरियड नहीं बदल सकता। अरे अक्यूमुलेटेड में बहुत सारी जानकारी दी मैंने यार। पहले तो अक्यूमुलेट करने वालों ड्यू डेट तक फॉर्म नंबर 10 दो, पर्पस भी लिखो पीरियड भी लिखो, एक ये पॉइंट था। फिर वो पैसे को इन्वेस्टेड रख दो, ये बोला था। फिर आगे जाके 3 मस्ती की, मिसयूज, यूज ही नहीं कर रहे, और सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट ब्रेक कर दिया, तो ये सब में एग्जेम्पशन विल बी विड्रॉन। एंड फिर बोला था कि अगर कभी पर्पस चेंज करना तो कर सकते हो एओ को बता के, लेकिन पीरियड चेंज नहीं हो सकता है। ये सब अक्यूमुलेशन के ऊपर थियरी थी, है ना। सांस तो लंबी एक, इसमें कुछ सिखाने लायक है ना बोल दो यार, ये तो ऑलवेज एग्जाम है, इसमें क्या है? ये तो सब में जो भी आंकड़े दिए होंगे 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन की तरह ऑपरेट करता है, ये हो गया। फिर हाँ इधर सिखाना पड़े, अप्लाइड म्हणजे व्हाट? अप्लाइड म्हणजे अप्लाइड, और अप्लाई का मतलब ये नहीं कि खर्च करना है, लोन रिपेमेंट भी हो सकता है। अप्लाइड में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, ट्रस्ट ने कोई कर्जे उठाए हुए कर्जा चुकाने में यूज हो गया। मतलब ये जो 50 रुपया है ना, ये मैंने कैसे भी बस पैसा जा रहा है ऐसा फील करो, पैसा जाना चाहिए लेकिन गटर में नहीं, चैरिटी में जाना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि फेंक दिया पैसा कहीं पर भी। सी अप्लाइड मतलब मनी गोज आउट, और मनी गोज आउट इन सही दिशा। विच दिशा? चैरिटी, रिलीजन, उस दिशा में जाना चाहिए। अब वो चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो के कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कोई एक स्कूल बना ली, उससे कॉलेज बना ली, कुछ भी हो, रेवेन्यू कैपिटल, कोई लोन पड़ा था उसको चुकता करने में यूज कर दिया, पैसा गोज आउट इन सही दिशा इज कॉल्ड अप्लाइड। और अपने किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट भी कर दिया तो भी चलेगा। और जैसे मेरे पास है ना, सुनो, ये 50 करोड़ रुपए में ना मैंने 10 करोड़ तो कोई दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन दे दिया। मैं खुद एक अच्छा चैरिटेबल ट्रस्ट किसी दूसरे अच्छे चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट भी करता है तो भी चलेगा। ये क्यों अलाउ किया ना लॉ ने? पुराने जमाने में अलाउ नहीं होता था, लेकिन लॉ ने क्या बोला में, यार कई बार ट्रस्ट का इतना पैसा होता है ना, अब हम लोग ने इतना प्रेशराइज कर दिया ना, समाज सेवा पे यूज कर, तो लोगों को प्रेशर आता है। और कई बार मालूम है समाज सेवा का कुछ काम ही नहीं है। अरे क्या करूं, समाज सेवा फेंक दूं कैसे? अरे समटाइम्स यू डोंट हैव एनी चैरिटेबल वर्क टू डू, बट लोगों को प्रेशर क्या रहता है, नहीं इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन चाहिए तो सब अप्लाई कर दो। अरे अप्लाई करने का कुछ काम तो रहना चाहिए ना। इससे लोगों ने बोला ठीक है, अगर तेरे को लगता है ना कि तुझे अप्लाई करना, लेकिन अप्लाई करने का कोई एरिया नहीं दिख रहा है, तो ये पैसा तू कोई दूसरे ट्रस्ट को दे दे, उसको काम आएगा, वो कहीं अप्लाई कर देगा तो चलेगा। अरे मतलब किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट करना भी अलाउड है, लेकिन ताजी इनकम ही डोनेट कर सकते हैं। जिधर तुम डिफरमेंट मांग रहे हो, ये डिफरमेंट है, तो डिफरमेंट में तो तुझे एक्चुअल समाज सेवा करना पड़ेगा। मीन्स एक तो तेरे को डिफर भी करके देवे, और तू अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा किसी और को डोनेट कर दिया,
पहले मालूम है, किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट करना मतलब मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा हूँ। मैंने गरीब बच्चों का ध्यान रखने का ठेका लिया ना, तो उनके लिए कुछ कर। लेकिन मैं कुछ किए बगैर कोई दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन दे दिया, आप लोग करो, मेरे को कंटाल आ रहा है। तो ये तो डोनेट करना, इस जिम्मेदारी से भागना। अरे आज मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट खोला है, तो इट इज माय ड्यूटी के कुछ खुद एक्टिविटीज करूं, गरीबों के लिए, पुअर लोग के लिए कुछ करूं। लेकिन मैं अगर वो पैसा आया हुआ किसी को डोनेट कर दिया तो मेरा तो काम इजी हो गया। अरे तो मतलब डोनेट किया हुआ कब चलाएंगे? जब डिफरमेंट नहीं हुआ होगा। तो मतलब करंट ईयर का इनकम तू डोनेट कर दिया चलेगा, लेकिन जब फ्यूचर में पोस्टपोन होता है, क्या फ्यूचर पोस्टपोन क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे समझो कि इनकम मिली नहीं थी, तो इसका हम लोग यूटिलाइजेशन फ्यूचर में करने वाले ना, इसका भी हम लोग नेक्स्ट ईयर करने वाले ना, इसका भी फ्यूचर में। तो जो इनकम को तू फ्यूचर में जाके यूज करेगा ना, तो वहां तेरे को एक्चुअल चैरिटी ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम तेरे को एक तो फ्यूचर में पोस्टपोन भी करके देवे और उस पर भी डोनेट करके चला दे, वो नहीं चलाएंगे। अरे मतलब एक, चलो इस साल इनकम आई है तो इस साल ही डोनेट करे चलेगा, लेकिन इस साल की इनकम पहले तो अभी यूज नहीं कर रहा है, नहीं मजबूरी है, तो तेरी मजबूरी समझे हम, और वो समझ के तू जब फ्यूचर में यूज करेगा उसमें भी डोनेट करके सल्टा दिया तो नहीं चलेगा। अरे डोनेट करना सिंपल काम होता है। अरे आज मैं चैरिटेबल ट्रस्ट हूँ ना, इमेजिन 15 तो एग्जाम है, 85 का टेंशन है ना, मैं क्या करूंगा, अप्लाई करना है ना, किसी दूसरे ट्रस्ट को दे दिया, रख ले चल, तो बहुत सिंपल काम हो गया। लेकिन ये सिंप्लिसिटी गवर्नमेंट चला भी रही है। लेकिन अगर तू बोलेगा नहीं इस साल की इनकम को मैं अभी नहीं यूज कर पा रहा हूं, बेचारा बन के आएगा, तो तेरा बेचारापन को हम समझे, और उसमें भी तू डबल मेहरबानी एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक तो तेरे को फ्यूचर तक अलाउ किया और फ्यूचर में भी तू डोनेशन दे देगा तो नहीं चलेगा। अरे मतलब एक ट्रस्ट कोई दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन दे सकती है, हाँ के ना बोलो, दे सकती है, लेकिन ताजी इनकम को ताजे वाले ईयर में डोनेट कर दिया तो। लेकिन इनकम जब आई थी उसको तू अभी तो यूज नहीं कर रहा है, यू आर यूजिंग ऑन फ्यूचर ईयर, देन फ्यूचर में तो तू डोनेट किया तो चमाट पड़ेगा, मतलब तूने धोखाधड़ी किया, एग्जाम्शन विड्रॉल। अरे फ्यूचर में खाली यही 3 लोग जा रहे हैं यार, ये भी क्या है, अभी नहीं मिला, जब मिलेगा तब, तो जब मिलेगा तब फ्यूचर हो गया ना। ये भी अभी लास्ट डे को मिला है, तो तू नेक्स्ट ईयर यूज करे, मतलब फ्यूचर में आ गया ना, ये भी डिफर हो रहा है। तो वेर एवर योर इनकम का अप्लाई होना इज डिफर्ड टू अ फ्यूचर ईयर, तो यू कैन नॉट सिंपली गिव डोनेशन एंड मुक्त योर सेल्फ फ्रॉम द जिम्मेदारी, देन तो यू हैव टू डू एक्चुअल समाज सेवा का काम, और अगर वो नहीं किया तो बाद में एग्जाम्शन विल बी विड्रॉन। बट टेल मी, ये 50 रुपीज तो मैंने इस साल कमा के इस साल ही यूज किया ना, तो ये डोनेट किया हुआ चलेगा, और ये सब कमाया भी मैंने इस साल है, और इस करंट ईयर्स इनकम डोनेटेड इन करंट ईयर्स इटसेल्फ इज अलाउड। दूसरा सेंटेंस बोल के बताओ अभी, तो करंट ईयर्स इनकम डोनेटेड इन करंट ईयर इटसेल्फ इज अलाउड, बट करंट ईयर्स इनकम which will be utilized in future and donated in future not allowed। कोई पूछे ना ट्रस्ट डोनेट करेगा चलेगा, तो क्या बोले, यस करंट ईयर्स इनकम डोनेटेड इन करंट ईयर्स इटसेल्फ तो अलाउड, बट करंट ईयर्स इनकम यू आर नॉट यूजिंग नाउ, यू विल बी यूजिंग इन फ्यूचर, एंड देन फ्यूचर में डोनेट किया हुआ है तो नॉट अलाउड। अरे तो डोनेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, मिस यूटिलाइजेशन मानेंगे, और मिस यूटिलाइजेशन की चमाट पड़ती है, एग्जाम्शन विड्रॉ हो जाता है। मैंने एक्चुअली बात कहां से निकली थी में, अप्लाइड में 4 चीज होती है, प्लीज बोल तो मैं चला जाऊंगा अभी। रेवेन्यू खर्चे कर, कैपिटल खर्चे कर, लोन रिपेमेंट कर, डोनेशन दे दे तो भी चलेगा, डोनेशन दिया हुआ चलता है। ये तो इनको बोले भाई तू एक तो फ्यूचर में करेगा, तू भी फ्यूचर में, तो फ्यूचर में डोनेशन नहीं चलेगा। हाँ ये तो अभी का भी इस्तेमाल हो रहा है ना, तो करंट ईयर की इनकम करंट ईयर में डोनेट किया तो चलेगा ना। अरे मतलब 50 के अंदर भी इन लोग क्वेश्चन में 4 फिगर दे सकते हैं, रेवेन्यू, कैपिटल, लोन रिपेमेंट, फिर डोनेशन, तो ऑल दिस विल बी ट्रीटेड एज अप्लाइड। मतलब सोचो ना, अपने क्वेश्चन में 4 अमाउंट है 12.5 करोड़ का, 12.5 का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, अरे 12.5 मतलब 50 बना रहा हूँ, 12.5 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो भी अप्लाइड,
12.5 का कैपिटल एक्सपेंडिचर वो भी अप्लाइड है, लोन रिपेमेंट किया है वो भी अप्लाइड है, फिर डोनेशन दिया है वो भी चलेगा। डोनेशन की वांदे कब आते हैं, तकलीफ कब होती है, जब ये पैसा, जैसे ये लोग बड़ी हॉस्पिटल की बात कर रहे थे ना, हॉस्पिटल तो नहीं हो पा रहा, हम एक काम करते किसी दूसरी संस्था को दे देते हैं, नहीं, गलत काम किया है। तेरे को पहले ही हमने एहसान किया है, हम तो चाहते थे तू इसी साल इस्तेमाल कर 22-23 में, तू हॉस्पिटल के बड़े बड़े झांसे दे के हमको रुकाया, अब हॉस्पिटल तो नहीं, तू दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन दे रहा है, चमाट, उसको मिसयूज बोल देंगे, एग्जामिशन विल बी विड्रॉन। मतलब इधर भी वैसा ही है। मैंने क्या क्या पढ़ाया, थियरी पूरी खत्म नहीं हुई है, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स और है। क्या क्या पढ़ा है, ये पढ़ा दिया मैंने, इसमें इसके ऊपर मैंने भाषण दे दिया, ये भी अभी चल रहा है, देखने आया तो चल रहा है इसमें। फिर ये नॉट अप्लाइड में ये पढ़ा दिया, ये पूरा ही पढ़ा दिया, ये भी पूरा ही पढ़ा दिया, ये भी पूरा ही पढ़ा दिया। और ये क्या था, नॉट अप्लाइड, और उसका कोई रीजन ही नहीं है, कोई मजबूरी नहीं, तो इट विल बी टैक्सेबल। ओके, फिर इधर मैंने क्या बताया था कि ट्रस्ट को इनकम ही नहीं मिली तो वो लोग कैसे यूज करेंगे समाज सेवा के लिए, तो उसके लिए लॉ ने क्या बोला, ठीक है चल इनकम मिला ही नहीं है देखो, तो एक बार के लिए हम लोग उसको अज्यूम करेंगे कि तूने अप्लाई किया, डीम टू बी अप्लाइड। इस एक्ट ने इसके लिए ऐसा वर्ड यूज किया है, इट विल बी डीम्ड टू बी अप्लाइड नाउ ओनली, जबकि इनकम ही नहीं मिली, अप्लाई कहां से करेगा। लेकिन लॉ ने क्या बोला, इट विल बी डीम्ड टू बी अप्लाइड इन द करंट ईयर इटसेल्फ, और वो सोच के हम तुमको एग्जेम्पशन दे रहे हैं, लेकिन कसम खाओ कि जब भी तुमको पैसा मिलेगा 2 साल 3 साल 4 साल के बाद, उस साल में या फिर उसके तुरंत नेक्स्ट ईयर में तुमको यूज करना है, वरना वो तुरंत नेक्स्ट ईयर में इट विल बिकम टैक्सेबल। तो ये सब तो पुरानी बात है, लेकिन लॉ में क्या लिखा है, दिस इनकम विल बी एग्जेम्प्ट अज्यूमिंग इट इज अप्लाइड, इसको डीम्ड एप्लीकेशन बोलते हैं। अपने नोट्स में लिखा हो देखा होगा ना, लेकिन अपनी कल बात नहीं हुई थी ऐसे, क्योंकि पेपर में कल को ऐसा डीम्ड एप्लीकेशन बोलेंगे ना, तो समझ जाओ इन लोग इन दोनों की बात कर रहे हैं। अरे इन दोनों का नाम ही है डीम्ड एप्लीकेशन, बिकॉज दीज टू इनकम्स वी कुड नॉट अप्लाई ड्यू टू सम वैलिड रीजन ना, तो डीम टू बी अप्लाइड। सी इधर भी वैलिड रीजन है, लेकिन इसको डीम टू बी अप्लाइड नहीं बोलते, अक्यूमुलेशन। अरे ये वर्ड से फेमिलियर होना पड़ेगा। दीज टू केसेस आर कॉल्ड इनकम डीम टू बी अप्लाइड, ऑल्दो इट इज नॉट अप्लाइड बट डीम टू बी अप्लाइड, तो डीम्ड एप्लीकेशन, और इसको बोलेंगे अक्यूमुलेशन। और ये तो इनवैलिड रीजन, कोई रीजन ही नहीं है अप्लाई नहीं करने का, तो टैक्सेबल है। सी मैंने लिख के क्यों रख दिया मैं इधर, देखते देखते इतने सारे पॉइंट्स आ जाएंगे ना, लेकिन सब पॉइंट अपनी नजरों के सामने रहे, इसे लिखा हुआ है, और माइंड में ऐसा बिठा के रखो, ये चार्ट और ये 12 नोट, ये अपने को आ गया तो कंप्यूटेशन करने आ जाए, कंप्यूटेशन। तो सी नोट नंबर 1 अपना हो चुका है, मतलब इट इज अबाउट दीज टू थिंग्स। नोट नंबर 2 अक्यूमुलेशन के ऊपर भी बात हो चुकी है। फिर अप्लाइड का बात अभी भी चल रहा है। सी अप्लाइड के लिए क्या बोला था, अप्लाई करने का मतलब, तुम लोग पता है कोई कोई बैच में किसी को ये भी गलतफहमी हुई है, सर मतलब कहाँ कौन से फॉर्म में अप्लाई करना है, ये वो वाला अप्लाइड थोड़ी है। होता है कभी कभी नींद का गहरा नशा चलता है ना, अप्लाइड मतलब उनको लगे एप्लीकेशन वाला, अरे कोई दरख्वास्त करते किधर, वो नहीं। अप्लाइड मतलब टू यूज द मनी, पैसा जा रहा है, लेकिन वो पैसा कैसे जा रहा है, रेवेन्यू फॉर्म में, कैपिटल फॉर्म में, लोन रिपेमेंट, पैसा जाना चाहिए बस, वो भी इधर उधर कहीं पर भी फेंकना नहीं है, समाज सेवा के लिए। तो उसके लिए मैंने बता दिया, इट कैन बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रीपेमेंट ऑफ लोन, इवन डोनेटिंग टू अदर चैरिटेबल ट्रस्ट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज इनकम अप्लाइड फॉर समाज सेवा। इतनी बात हुई थी। अब सुनो, every charitable trust and religious trust are also governed by section 40 छोटा a and 40A3. what is 40 छोटा a, TDS नहीं काटा तो 30% डिसअलाउड होता है, अगर रेसिडेंट है तो, नॉन रेसिडेंट है तो 100% डिसअलाउड। फिर 40A3 कैश पेमेंट का 10,000 के ऊपर है तो अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट या ECS से पेमेंट करना चाहिए। तो ये सब रूल ट्रस्ट को भी लागू होते हैं। अरे कुछ सालों पहले एक अमेंडमेंट के फॉर्म में आया था और ट्रस्ट को ये लागू करवाया, मतलब इट इज अ शॉकिंग थिंग, जबकि ट्रस्ट यूजुअली बिजनेस कैरी ऑन नहीं करती होगी। ट्रस्ट का बिजनेस हो भी सकता है, लेकिन यूजुअली उन लोग का बिजनेस नहीं भी होता है। फिर भी लॉ ने क्या बोला, तुम्हारा बिजनेस होवे कि नहीं होवे, तुमको उन 2 सेक्शनों का पालन करना पड़ेगा। सिर्फ बिजनेस की बात क्यों कर रहा हूँ,
नॉर्मली वो दो सेक्शंस आर मेंट फॉर बिजनेसमैन. विच टू? 40 छोटा है, टीडीएस नहीं काटा तो डिसअलाउड. 40A3 कैश पेमेंट वाला. एक्चुअली ये सेक्शंस किसके लिए मेंट है? बिजनेसमैन लोग के लिए. लेकिन लॉ ने ट्रस्ट के लिए एकदम स्ट्रिक्टली बोला है, ट्रस्ट तू चाहे बिजनेस कर के मत कर, तुझे उन दो सेक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा. मतलब उन दो सेक्शन के हिसाब से अगर तूने कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया तो क्या होगा बताओ. जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट ने किसी पार्टी को पेमेंट किया है, उसमें टीडीएस नहीं कट किया था, तो 30% डिसअलाउड नहीं बोलेंगे, 30% जितने अमाउंट को हम लोग अप्लाइड नहीं क्लेम कर पाएंगे. हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी को 100 रुपए का पेमेंट किया है तो उसमें 30% डिसअलाउड ना, तो खाली 70% विल बी ट्रीटेड एज अप्लाइड. और जो अप्लाइड हो रहा है वो एग्जेम्प्ट होता है ना. अरे तो 30% अपने को अप्लाइड में नहीं लेने मिला तो घूमते फिरते इधर पहुंच जाएगा. अरे अपने तो इधर अप्लाइड में खाली 70% ही कंसिडर करेंगे, जबकि मैंने पेमेंट किसी को 100 रुपया किया होगा, लेकिन बिकॉज मैंने टीडीएस नहीं काटा ना, तो 100 रुपया जा रहा है, लेकिन लॉ क्या मानेगा, 70 जा रहा है. और 70 को अप्लाइड मान के खाली 70 ही लेस होगा इधर. और दैट मीन्स अल्टीमेटली वो इधर अपना अमाउंट बढ़ जाएगा ना थोड़ा. एक्चुअली एक काम करो, ये चीज को है ना तुम लोग ये फॉर्म में अभी देखना. चार्ट ऐसे अच्छा लगता है, लेकिन अभी कंप्यूटेशन सिखाने में ये फॉर्म ज्यादा काम आएगा. एक से बाद में बता दो, पहले बात खत्म करने दो. तो क्या था, अगर टीडीएस नहीं काटा तो जो भी समाज सेवा में खर्च किया होगा ना, तो भले तुमने अच्छा काम किया समाज सेवा का, लेकिन अच्छा काम करो तो गवर्नमेंट के रूल्स के पालन तो करो. टीडीएस काटने का नहीं काटा है तो 70% विल बी ट्रीटेड एज अप्लाइड फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल पर्पस, एंड 30% इग्नोर. सिमिलरली अगर नॉन रेसिडेंट को अगर दिया होगा तो 100% अनअप्लाइड बोलेंगे. इधर डिसअलाउड नहीं बोलना चाहिए, अनअप्लाइड, उसको अप्लाइड नहीं गिनेंगे. फिर कैश पेमेंट किया है, अबे ट्रस्ट को तो कितने पेमेंट करने पड़ते हैं, लेकिन ट्रस्ट को बोले कभी भी 10,000 से बड़ी पेमेंट है तो कैश पेमेंट नहीं होना चाहिए, अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट या ईसीएस ही होना चाहिए. लेकिन पता चला ट्रस्ट ने किसी को 5-6 लाख का पेमेंट किया है, पूरा कैश में कर दिया था, तो वो पैसा जा भी रहा है, वो समाज सेवा के लिए किया होगा, लेकिन वो समाज सेवा किया हुआ पैसा वेस्ट. मतलब इधर अपने को अप्लाइड में क्लेम नहीं करने मिलेगा. अरे मतलब उसको अप्लाई होते हुए भी उसको अनअप्लाइड मानेंगे, जबकि पैसे तो चले गए ना. कैश है तो क्या, पैसा तो गया ही है, लेकिन सिंस कैश में तुमने अप्लाई किया ना, इट विल बी ट्रीटेड एज इफ इट इज नॉट अप्लाइड ओनली. तो ये 2 पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि 40A and 40A3 is applicable to a charitable trust also, even though they might not be carrying on the business, but still उन लोग के लिए रूल्स एप्लीकेबल है. एक सेकंड अभी ये देख लो ना, मैंने क्या किया है, कुछ नया नहीं है, इसी को एक स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया है. और ये क्यों करके रखा है मालूम मैंने, क्योंकि आज के एक्सप्लेनेशन में ना कुछ चीजें मेरे को तुमको ये स्टाइल में बताऊंगा ना, तो तुम लोग प्रॉपरली विजुअलाइज कर पाओगे. और ये स्टाइल ज्यादा काम की, क्योंकि एग्जाम में सम हम लोग ऐसे थोड़ी सॉल्व कर सकते हैं यार. ये तो चलो एक बार का अपने को फील लेने के लिए जरूरी था, लेकिन एक्चुअली कंप्यूटेशन तो ऐसा स्टेटमेंट फॉर्म में होगा. ये देखो, ये क्या है, टोटल इनकम ऑफ द ट्रस्ट. तो टोटल इनकम इधर लिखी है. ट्रस्ट की टोटल इनकम में क्या क्या होता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट. अरे कोई भी ट्रस्ट बनती है ना, तो ट्रस्ट क्रिएट करते टाइम जो ऑथर होता है ना, वो एक प्रॉपर्टी देता है ट्रस्टी को, और ट्रस्टी को क्या बोलता है, मैं तेरे पे ट्रस्ट कर रहा हूं, तू प्रॉपर्टी का मिसयूज नहीं करेगा, इससे ईमानदारी से इनकम जनरेट करके पब्लिक पे खर्च करेगा. तो उस पर ट्रस्ट करते टाइम प्रॉपर्टी दिया था ना, तो प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट हुई, दैट इज द मेन इनकम ऑफ द ट्रस्ट. इसको क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट. वो जगह नहीं है ना मेरे पास, तो इधर डॉट 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 कर दिया है, लेकिन इसको कैसे रीड करेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट. फिर और क्या इनकम होती है, डोनेशंस. फिर अदर इनकम. अदर इनकम में क्या क्या आ सकता है थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ेगा, लेकिन मेन ये दो इनकम है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट एंड डोनेशन इनकम एंड एनी अदर इनकम. तो इस तरह से टोटल इनकम आ गई. फिर देखो उसको मैंने कैसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया है. उधर क्या किया था, पहले 15% एग्जेम्प्ट है ना, तो उसको लेस करके दिखाना इधर. एंड फिर ये क्या हो गया, 85% अपना. अरे 15 निकालो तो 85 बचा ना. एंड फिर 85% में क्या था, जितना अप्लाइड उतना एग्जेम. तो ये देखो अप्लाइड अमाउंट एग्जेम्प्ट, मतलब लेस कर दो इससे. फिर अमाउंट विच इज नॉट अप्लाइड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट वाज नॉट रिसीव्ड ओनली, तो भी लेस कर देंगे.
क्या बोल के, डीम्ड एप्लीकेशन, क्या बोलना चाहिए, डीम्ड एप्लीकेशन। फिर ये अमाउंट हमने अप्लाई नहीं किया है बिकॉज रिसीव तो हो गया था लेकिन कुछ रीजन था, मे बी लास्ट डे ऑफ द ईयर रिसीव हुआ था और एनी अदर वैलिड रीजन, तो भी डीम टू बी अप्लाइड करके लेस। फिर ये अमाउंट हमने अप्लाई नहीं किया क्योंकि हमको अप्लाई करना ही नहीं है, क्योंकि हमारे फ्यूचर में बड़े प्लान्स है, हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह, तो वो चक्कर में हम लोग बोलते हैं इसको चलो अक्यूमुलेट किया तो एग्जेम्प्ट, एंड फिर ये बैलेंस अमाउंट पे स्लैब रेट से टैक्स आएगा। अरे मतलब ये स्टेटमेंट खाली बता के रख रहा हूँ क्योंकि अभी मैं कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन में ना इधर ऐसे पॉइंट आउट करके सिखाऊंगा, तो एक बार देखा हुआ रहेगा तो इट्स ओके ना। और ये कुछ किया ही नहीं मैंने, इसी को, ये चार्ट को स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट किया। ओके, फिर लुक, ट्रस्ट ने अगर कोई एसेट खरीदा है लेकिन लोन मनी से, मींस बैंक से लोन लिया है और वो लोन के पैसे से इन लोग ने एसेट खरीदा है, तो सी एसेट खरीदा है तो सुनने में क्या आता है, एसेट खरीदा है तो एसेट में पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है करके लोग उसको अप्लाइड क्लेम करते हैं ना। अरे इमेजिन ट्रस्ट ने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी परचेज की है लेकिन ओन मनी से नहीं, लोन मनी से। किससे, लोन मनी से। तो एक बार तो सुनने में क्या लगेगा, यार इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी है तो प्रॉपर्टी खरीदने में पैसा जा रहा है, और पैसा जा रहा है मतलब अप्लाई हो रहा है, लेकिन इसको अप्लाइड नहीं क्लेम कर सकते क्योंकि तेरा पैसा थोड़ी आ रहा है। ओन मनी जा रहा है तो बोल सकते जा रहा है, ये तो लोन मनी जा रहा है। तो इसके लिए एक साल पहले अमेंडमेंट आया था कि कभी भी ट्रस्ट ने लोन मनी से कुछ एसेट लिया ना, तो बोलने के लिए एसेट में पैसे जा रहे हैं लेकिन उसको अप्लाइड नहीं गिनेंगे। अरे अप्लाइड नहीं गिनेंगे मतलब इधर माइनस नहीं करने मिलेगा। लेकिन अगर खुद के पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी है ना ट्रस्ट ने, कोई स्कूल बनाई है, हॉस्पिटल बनाई है, कॉलेज बनाई है, देन खुद का पैसा गया, देन इट कैन बी क्लेम्ड एज अप्लाइड। बट अगर लोन मनी यूज फॉर बाइंग स्कूल एटसेट्रा, इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अप्लाइड। लेकिन वो लोन को जब रीपे करेंगे ना तब अप्लाइड गिनेंगे, तो रीपेमेंट तो अपनी जेब से आ रहा है ना। अरे लॉजिक है, अपनी जेब खाली होगी तब बोलना चाहिए अप्लाइड हो गया, अप्लाइड हो गया, अप्लाइड हो गया। लेकिन यहाँ बैंक से लेके सीधा एसेट खरीद लिया तो तेरा तो पैसा ही नहीं गया, बैंक वालों ने दिया और एसेट खरीदने में गया, लेकिन खुद का पैसा थोड़ी गया, वो तो लोन मनी गया। तो कंक्लूजन क्या है, वेन एवर एसेट इज परचेज आउट ऑफ लोन मनी, तो सच परचेज ऑफ एसेट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अप्लाइड। बट इफ इट इज परचेज आउट ऑफ ओन मनी, देन ओन मनी से खरीदा हुआ एसेट कैन बी क्लेम्ड एज अप्लाइड। और वो लोन के लिए क्या बोला था, लोन मनी को एसेट खरीदते टाइम अप्लाइड नहीं बोलते, लेकिन लोन को जब रीपे करेंगे तो रीपे तो अपनी जेब से ही करना है, तो रीपेमेंट को अप्लाई क्लेम करेंगे। अरे पहले लॉ में क्लैरिटी नहीं था तो कितने लोग तो डबल डबल भी क्लेम कर लेते। पहले तो लोन लेके हाय राम एसेट खरीदा, इतना बड़ा एसेट है, एसेट में पैसे चले गए और चले गए करके अप्लाइड, एंड फिर वो लोन चुका रहे तब वापस से, तो डबल डबल होता है ना यार। इससे लॉ ने क्या बोला, लोन का पैसा जब इस्तेमाल हो रहा है ना तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, कि लोन तुम्हारा पैसा नहीं, पराया धन यूज किया है, तो उस वक्त कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन लोन को जब रीपे करोगे तो रीपेमेंट करना जान पे आता है, तब वो तू अपनी जेब से रीपे कर, उसको अप्लाइड गिनेंगे। लेकिन लोन लेके तुमने चाहे एसेट लिया है, कोई बिल्डिंग खड़ी की, जो भी किया है, वेन एवर लोन मनी गोइंग आउट तो इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अप्लाइड। ओके टेल मी, ये देखो एसेट खरीदा है आउट ऑफ लोन मनी, ओन मनी, तो लोन मनी का क्या बोला था, लोन मनी से एसेट खरीदा है तो इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अप्लाइड, क्योंकि अपना पैसा तो गया ही नहीं है ना। लेकिन वो लोन जब रीपे करेंगे तो अप्लाइड हो जाता है। फिर इधर बताओ, ओन मनी से एसेट खरीदा तो अप्लाइड क्लेम कर सकते हैं ना, फिर उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अरे कितने लोग बाद में डेप्रिसिएशन भी क्लेम करते हैं, लेकिन ये खास करके पॉइंट किसको सूट होता है, अगर कोई ट्रस्ट बिजनेस कैरी ऑन कर रही है। ट्रस्ट बिजनेस कर सकती है ना, अरे रेम्पी वाली ट्रस्ट तो कैसा भी बिजनेस कर सकती है। रेम्पियो में जो ओ था ना, उनको छोटा बिजनेस करना तो अलाउड ही है। इन शॉर्ट ट्रस्ट कैन कैरी ऑन बिजनेस ना, सो इफ ट्रस्ट कैरीज ऑन बिजनेस तो बिजनेस की कंप्यूटेशन में इन लोग डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर लेंगे, तो डबल नहीं मिलेगा। खैर कभी ट्रस्ट के सम में अपने को बिजनेस का कंप्यूटेशन नहीं करना पड़ेगा, अगर बिजनेस इनकम हुआ भी ना तो ऐसा रेडीमेड फिगर दिया होगा ऐसा कुछ बिजनेस इनकम। लेकिन रियल लाइफ में तो ट्रस्ट का अगर बिजनेस हुआ तो उसका भी अलग से कंप्यूटेशन करना पड़ता है,
इनकम फ्रॉम बिजनेस कैसे कंप्यूट करते हैं? नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट एट डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो पूरा बकायदा कंप्यूटेशन होता है। लेकिन फिर उस कंप्यूटेशन में डेप्रिसिएशन मत मांगना, क्योंकि तूने एसेट का एसेट खरीदा हुआ अप्लाइड में क्लेम कर लिया है। अरे देखो मैंने चार्ट बनाया, तुमने नोटिस ही नहीं किया। एसेट परचेस किया है, दो पार्ट, आउट ऑफ लोन मनी, आउट ऑफ ओन मनी। तो आउट ऑफ लोन मनी है तो वो एसेट की खरीदी को अप्लाई नहीं गिनेंगे, क्योंकि हमारे पैसे तो गए नहीं, बैंक वालों के गए हैं, तो इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अप्लाइड। हाउएवर व्हेन सच लोन इज रीपेड, सच रीपेमेंट कैन बी क्लेम्ड एज अप्लाइड। खत्म हो गई बात। फिर ओन मनी, ओन मनी से अगर तुमने एसेट खरीदा है तो वो एसेट खरीदा, इट इज अप्लाइड। लेकिन एक बार एसेट का कॉस्ट अप्लाइड में ले लिया तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एसेट की कॉस्ट तू बड़ा बोल रहा है कि अप्लाई हो गया, अप्लाई हो गया, तो एसेट का कॉस्ट ही पूरा लेस हो गया ना इधर। तो सी इधर तो अपने रेवेन्यू कैपिटल की दीवार खत्म कर दी है ना, तो पूरे के पूरे एसेट की कॉस्ट ही हमने लेस कर दी है, ये बोल के कि समाज सेवा के लिए इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा किया है, तो फुल कॉस्ट ही लेस हो गया, तो फिर उस पर डेप्रिसिएशन थोड़ी दोबारा मिलेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट परचेज ऑफ एसेट। फिर लुक, ट्रस्ट के पास अगर बिजनेस इनकम है तो पहले तो बताओ ट्रस्ट बिजनेस कर सकते कि नहीं। तो इसमें क्या बोलना चाहिए, दो टाइप की ट्रस्ट होते, रेम्पी और ओ। रेम्पी ट्रस्ट तो कैसा भी बिजनेस करे चलेगा, लेकिन ओ वाला ट्रस्ट छोटा बिजनेस कर सकती है, लेकिन ऐसा बिजनेस जिसका जिसका टोटल रिसीट्स शुड नॉट एक्सीड, मतलब जिस बिजनेस की रिसीट शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ द टोटल रिसीट्स ऑफ द ट्रस्ट। मतलब बिजनेस रिसीट शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ द टोटल रिसीट्स ऑफ द ट्रस्ट। तो ये था ना, बट बिजनेस कर सकते हैं ना। लेकिन अब देखो, बिजनेस में अगर तुमने कोई फालतू धंधा चालू कर दिया ना, तो फालतू धंधे की इनकम विल बी फुल्ली टैक्सेबल। मतलब उसको तो लास्ट में ऐड कर देंगे, उसमें कुछ लेस वेस करने नहीं मिलेगा। अरे फालतू मतलब ऐसा कोई बिजनेस विच इज नॉट इंसिडेंटल टू अचीव द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट। एग्जाम्पल जैसे मंदिर है, अब मंदिर वाले रिलीजियस ट्रस्ट है ना, तो उन लोग ने कोई अगरबत्ती बेचने का दुकान है, कोई हार फूल बेचने की दुकान खोला है, तो ठीक है वो इंसिडेंटल भी है। लेकिन मंदिर वालों ने कोई मोबाइल का शॉप खोल दिया है, तो मोबाइल का शॉप इज इट कनेक्टेड टू द मंदिर जैसा ट्रस्ट? नो, इट इज अनकनेक्टेड बिजनेस। तो ऐसा फालतू बिजनेस किया ना तो उसकी इनकम टैक्सेबल है, उसमें कुछ एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अरे तो मतलब उसको पता है बेस्ट क्या करना चाहिए, ऊपर डालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर डाल दिया तो क्या हो जाएगा, 15% तो ऐसे एग्जेम्प्ट हो जाएगा, फिर लेस 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 के चक्कर में पता चला वो भी लेस होकर जीरो हो जाएगा। अरे कौन, वो फालतू बिजनेस इनकम। सो फालतू बिजनेस इनकम को क्या करना चाहिए, फाइनल आंसर में अलग से ऐड कर दो, ताकि वो पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाए। सी ये सब स्टेटमेंट्स में ना, ये सब कंप्यूटेशन यू हैव टू बी केयरफुल। कोई भी इनकम ऊपर डाली ना तो सब माइनस माइनस करके सब एग्जेम्पशन में चली जाएगी। इससे यू टू बी केयरफुल कि जब पता है कि फालतू बिजनेस किया हुआ एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो उसको ऊपर डालो ही मत, उसको लास्ट में ही रखो। एक बात बताऊं, पहले तो फालतू बिजनेस इन लोग करेंगे ना, और जैसे इनकम टैक्स वालों को मालूम पड़ा तो वो लोग रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर देते। लेकिन उन लोग रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन का एक्शन लेंगे तब ना। लेकिन मान लो उन लोग ने रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का एक्शन नहीं लिया, तब तक वो फालतू बिजनेस चल तो रही है, कमाई तो हो ही रही है, उसका कुछ तो करना पड़ेगा, तो टैक्सेबल। बाकी टेक्निकली बताऊं, लॉ के हिसाब से तो ट्रस्ट कैन नॉट कैरी ऑन एनी फालतू धंधा। जैसे मंदिर वाले हो ना, अगरबत्ती बेचो, हार फूल बेचो, भगवान की पोशाक बेचो, भगवान के भी कपड़े होते हैं ना, वो सब करो। लेकिन मोबाइल का दुकान खोल दिया, ऐसे कोई फालतू धंधा चालू कर दिया तो अलाउड ही नहीं है। एक्चुअली तो वो चीज होते ही इनकम टैक्स वाले रजिस्ट्रेशन कैंसल करते, लेकिन वो लोग एक्शन लेवे तब ना। जब तक इन लोग ने एक्शन नहीं लिया होगा, 2-3 साल तो मस्त में कमा लिया होगा, तो वो कमाई का कुछ तो इफेक्ट आएगा ना। तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, फुल्ली टैक्सेबल। और उस टैक्सेबल भी कैसा, लास्ट में ऐड करना उसको। लेकिन अगर वो मंदिर वाली ट्रस्ट का अगरबत्ती की दुकान है, हार फूल बेचने का बिजनेस है, उसमें अगर कुछ इनकम आया तो दैट विल बी एग्जेम, क्योंकि वो फालतू बिजनेस है कि इंसिडेंटल।
इंसिडेंटल मतलब कनेक्टेड टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट, इट इज कनेक्टेड टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंटल बिजनेस। तो वैसे बिजनेस की इनकम को ऊपर डालो, और ऊपर डालना मतलब एग्जेम्पशन के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। अरे क्वालिफाई हो जाएगा मतलब ऊपर डाला मतलब 15% तो कंफर्म एग्जेम्प्ट है, और बाकी का अगर अप्लाई हो गया तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन अप्लाइड और नॉट। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या, दो टाइप के बिजनेस होते हैं, फालतू धंधा, इंसिडेंटल धंधा। व्हाट टू डू विथ फालतू धंधा, लास्ट में ऐड कर दो फुल्ली टैक्सेबल, है ना। एंड फिर व्हाट अबाउट इंसिडेंटल धंधा, ऊपर डाल दो और उसको क्या बोलना चाहिए, इट विल बी एग्जेम्प्ट इफ अप्लाइड। अरे ऊपर डाली हुई चीज लेस कब होगी, इफ अप्लाइड। ना अप्लाई किया तो कोई वैलिड कारण होना चाहिए, बट इंग्लिश में तो ऐसे ही बोलेंगे, इंसिडेंटल बिजनेस इनकम विल बी एग्जाम इफ अप्लाइड फॉर समाज सेवा। इफ अप्लाइड तो बोलना ही पड़ता है। सी मैं तुमको ऐसे ऊपर नीचे करके पढ़ा रहा हूं, लॉ थोड़ी ऊपर नीचे बात करता है। लॉ की लैंग्वेज क्या है, एनी बिजनेस विच इज इंसिडेंटल टू द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रस्ट विल बी एग्जाम्ड इफ अप्लाइड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, मतलब उसकी इनकम शुड बी अप्लाइड तो ही एग्जाम्ड होगा। और हम लोग तो क्या सोचते, चल ना ऊपर डाल देते, अपने आप अप्लाइड होगा तो लेस हो जाएगा, और अप्लाइड नहीं हुआ तो इधर ही टैक्सेबल हो जाएगा ना, 15% तो कंफर्म माफी है। और एक चीज, इंसिडेंटल बिजनेस में भी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स होना चाहिए। जैसे वो मंदिर वाले अगरबत्ती बेच रहे, हार फूल बेच रहे, उसका एक अलग से बहुत बड़ा काउंटर ही बना दिया है, तो वो बिजनेस के लिए सेपरेट सेट ऑफ बुक्स शुड बी मेंटेन्ड। और अगर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं है ना, तो भी नीचे आ जाएगा, उसको ही फालतू धंधा बोल देंगे। अरे कंक्लूजन देखो, चार्ट बिजनेस इनकम ऑफ द ट्रस्ट, दो पार्ट, उसमें पहले फालतू धंधा, इंसिडेंटल धंधा। तो फालतू धंधे के लिए क्या करना चाहिए, फालतू धंधे का एग्जांपल क्या, मंदिर जैसा ट्रस्ट है, अगरबत्ती हार फूल बेचे तो समझता भी, इधर मोबाइल बेच रहे, जानबूझ के मोबाइल बोला मतलब एकदम ही अनकनेक्टेड है। तो अगर फालतू धंधा है तो फुल्ली टैक्सेबल अपने स्टेटमेंट में नीचे डालना चाहिए। समझा मैं स्टेटमेंट क्यों बना के रखा है, क्योंकि सी अपने को सम सॉल्व करने आना चाहिए। ये पूरा चैप्टर हम लोग सम सॉल्व करने के मकसद से पढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, उसको नीचे डाल देंगे फालतू धंधा हुआ तो। और अगर इंसिडेंटल बिजनेस है तो, और उसका सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में मेंटेन किया है, देन सच इनकम यू हैव टू इंक्लूड ऊपर, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट इज एग्जेम्प्ट इफ अप्लाइड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस। इफ अप्लाइड तो बोलना ही पड़ता ना, पता चला इंसिडेंटल बिजनेस भी है लेकिन उसकी सब इनकम इन लोग ने खुद दबा के रख ली है, यूज ही नहीं की समाज सेवा पे, तो 15% तो एग्जेम्प्ट हो ही जाएगा, लेकिन बाकी का अमाउंट यूज ही नहीं किया। अरे अगर अप्लाई नहीं कर तो इधर बंद हो जाता है ना दुकान ही अपना। लेकिन इफ अप्लाइड फॉर समाज सेवा इट विल बी एग्जाम, लेकिन दो शर्त है, बिजनेस इंसिडेंटल भी चाहिए प्लस सेपरेट सेट ऑफ बुक्स भी होना चाहिए। एक और चीज, वो जो रेम्पियो में ओ था ना, ओ उन लोग को मैंने क्या बोला, बिजनेस करना अलाउड ही नहीं है, करे तो भी छोटा बिजनेस करो, ऐसा बिजनेस जिसके रिसीट शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ टोटल रिसीट्स। लेकिन अगर वो लोग ने कोई बड़ा बिजनेस कर लिया तो, अरे वो रेम्पियो का ओ वाले लोग कोई बड़ा बिजनेस कर लेंगे तो वो लोग चैरिटेबल ही नहीं है, उनको चैरिटेबल का दर्जा ही नहीं मिलेगा। अरे क्योंकि वो रेम्पियो इज द डेफिनेशन ऑफ चैरिटेबल पर्पस। व्हाट वाज रेम्पियो, डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज चैरिटेबल पर्पस एज पर सेक्शन 215। तो अगर रेम्पियो वाले जो ओ लोग हैं, वो लोग अगर बड़ा धंधा करते हैं ना, तो उनको क्या बोलना चाहिए, तू चैरिटेबल ही नहीं है, भले वो कितनी भी समाज सेवा करता होगा सच्चे दिल से, लेकिन लॉ की नजरों में धंधा बड़ा किया ना, तो रेम्पियो के ओ वाले लोगों को चैरिटेबल का दर्जा ही नहीं मिलेगा। अरे वो लोग तो जब अप्लाई भी करेंगे ना, तो उनको चैरिटेबल का रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलेगा। लेकिन पता है, वो 20% का रिसीट्स जो कंडीशन था वो तो फ्लक्चुएट हो सकता है। अरे तो रेम्पियो वाले जो ओ होते हैं ना, उन लोग का चैरिटेबल स्टेटस कीप्स फ्लक्चुएटिंग। कैसे, जैसे किसी ईयर में बिजनेस की रिसीट ज्यादा नहीं थी, लेकिन किसी ईयर में बिजनेस का रिसीट था मोर देन 20%, तो उनका स्टेटस ईयर टू ईयर चेंज हो सकता है। और जिस ईयर में 20% जितना ही है, चैरिटेबल का टैग मिल जाएगा, और चैरिटेबल का टैग मिला मतलब कंप्यूटेशन इस तरह से होगा।
और अगर किसी ईयर में 20% से ज्यादा हो गया बिजनेस रिसीट्स तो उनको चैरिटेबल का खिताब नहीं मिलेगा, मतलब फिर ये स्टाइल में कंप्यूटेशन ही नहीं होगा, उनकी ईच एंड एवरी इनकम विल बी टैक्सेबल। अरे मतलब ये जो है ना, ये वाली पार्ट, ये देखो, जो चैरिटेबल ट्रस्ट लोग के लिए एक स्पेशल प्रिविलेज है, कुछ नहीं मिलेगा ये कब? अगर रेमपीओ का जो ओ है ना, वो बड़ा बिजनेस कैरी ऑन करेगा, क्योंकि बड़ा बिजनेस कैरी ऑन करना मतलब उनको चैरिटेबल ट्रस्ट का स्टेटस ही नहीं मिलता है, और अगर चैरिटेबल ट्रस्ट का स्टेटस ही नहीं मिला तो ये सब चीज चौकड़ी, मतलब उन लोग की इनकम यही है बस, ये टैक्सेबल, खत्म। अरे मतलब देन दे आर नो मोर चैरिटेबल ट्रस्ट। अरे ऐसे ही याद आ गया वो, बताना, अपने बिजनेस का मैंने चार्ट बता दिया, फालतू धंधा, इंसिडेंटल, लेकिन मेरे को ये बोलना पड़ेगा ना कि रेमपीओ के जो ओ लोग है, वो लोग का क्या है, अगर छोटा बिजनेस करेंगे तो दे आर चैरिटेबल, लेकिन वो छोटे बिजनेस का ट्रीटमेंट कैसा होगा? छोटा बिजनेस करेंगे तो चैरिटेबल है ना ये लोग, तो चैरिटेबल है मतलब फुल प्लेज कंप्यूटेशन होगी, लेकिन वो छोटा बिजनेस भी कैसा है, फालतू है तो टैक्सेबल, इंसिडेंटल है तो एग्जेम्प्ट, but at least they are charitable trust. If it is a small business, then they are a charitable trust. And what about रेम्पी? रेम्पी का तो कुछ टेंशन ही नहीं है, मतलब कैसा भी बिजनेस करो उनका टेंशन नहीं है, ये खाली रेम्पीओ का जो ओ है ना, उन लोग जब तक छोटा बिजनेस कर रहे हैं ना, तो उन लोग के लिए मैंने बता ही दिया कि फालतू बिजनेस टैक्सेबल, इंसिडेंटल है तो एग्जेम, बट छोटा है तो व्हाट इफ दे कैरी ऑन बिग बिजनेस? तो बिग बिजनेस मतलब वो लोग चैरिटेबल ट्रस्ट ही नहीं है, फिर बाद में एक्चुअल में उन लोग कुछ समाज सेवा के कामकाज करते भी होंगे, लेकिन एक्चुअल इंपॉर्टेंट नहीं, लॉ इंपॉर्टेंट है। लॉ के लिए इतना बड़ा बिजनेस करना कैनॉट मेक देम एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट, और तो क्या हो जाएगा, तो फिर उन लोग के लिए ये सब चीज कुछ भी नहीं होगी, उन लोग को नॉर्मल एंटिटी समझ के टैक्सेबल कर देंगे। और उसमें भी याद है ना, उन लोग का चैरिटेबल ट्रस्ट का स्टेटस ईयर टू ईयर चेंज हो सकता है। ये चेंज होने वाला पॉइंट क्यों बोला, क्योंकि ऐसा कुछ है स्टडी मटेरियल में कहीं पर सम जैसा दिया हुआ है, तो खाली बता के रख रहा हूं कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट जो रेमपीओ की ओ वाली है, इट माइट हैपन कि किसी पर्टिकुलर ईयर में दे आर ट्रीटेड एज चैरिटेबल, बट इन सम अदर ईयर दे आर ट्रीटेड एज नॉट चैरिटेबल, दैट स्टेटस कैन चेंज बिकॉज दैट स्टेटस डिपेंड्स अपॉन 20% ऑफ द टोटल रिसीट्स, उतना है तो चैरिटेबल, वरना नॉन चैरिटेबल। इधर तक वो अपना बिजनेस इनकम। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट कॉर्पस, एक से सब में कुछ नहीं बोला है तो खाली बिजनेस इनकम दिया है, यू कैन राइट अ नोट, इट इज अज्यूम्ड दैट द इनकम फ्रॉम सच बिजनेस इज इंसिडेंटल बिजनेस। अरे इंसिडेंटल बिजनेस अज्यूम करके अपने ऊपर ले लेना चाहिए, कुछ नहीं दिया है तो। ओके, ये बिजनेस इनकम हो गया। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, कॉर्पस डोनेशन। कॉर्पस डोनेशन का मतलब सुनो, डोनेशन गिवन विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, मीन्स दान देने वाला क्या बोलता है कि ये पैसा इसी काम में यूज होना चाहिए। देखो बेस्ट एग्जांपल इसका, मेरा एक मंदिर जैसा ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट, आई एम हैविंग 2-3 टेम्पल्स। अबे ना कोई बहुत बड़ा रईसजादा आके मेरे को बोला कि मेरी तरफ से 25 लाख रुपया रखो, मुझे इधर एक हनुमान टेम्पल चाहिए, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। ठीक है, आपका मंदिर अच्छा है, शंकर भगवान है, ये भगवान, सब भगवान है, अच्छा है, लेकिन आई वॉन्ट कि इधर जो खाली जगह पड़ी है ना, इधर एक हनुमान टेम्पल बना दो, उसके लिए मैं 25 लाख रुपया देने को तैयार हूँ। तो वो 25 लाख कोई दे रहा है तो ट्रस्ट मना तो नहीं करेगी ना, घर आई लक्ष्मी को कैसे ठुकराएंगे, दे दो, आपको क्या हनुमान मंदिर चाहिए बना देंगे। लेकिन पैसा देते टाइम उसने कंडीशन रखी ना कि इससे हनुमान टेम्पल ही बनना चाहिए, तो दैट बिकम्स अ कॉर्पस डोनेशन, मतलब इट बिकम्स कैपिटल इन नेचर। और एक्चुअली पता है ये अपने को लाइबिलिटी जैसा टेंशन लग रहा है, इसमें इनकम वाली फीलिंग कम आ रही है, लाइबिलिटी वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि जब तक उस अमीर आदमी के लिए हमने उस 25 लाख का हनुमान का टेम्पल नहीं बनाया ना, रोज अपना जान लेगा वो। अरे रोज वो ट्रस्ट वालों को बोलेगा किधर है हनुमान मंदिर, किधर है, मैंने आपको पैसा दिया था ना, किधर है हनुमान मंदिर, मेरे शनिवार पे शनिवार जा रहे सब अरे शनिवार को आते हैं ना मंदिर में, तो इतने सैटरडेज निकल गए मेरे। अरे मतलब फिर ट्रस्ट वालों को मतलब टेंशन है ना, यार 25 लाख रुपया ले तो लिया, लेकिन ये हमारे सिर का ही टेंशन बन गया है। टेंशन मतलब लाइबिलिटी, अरे लॉ भी इसको लाइबिलिटी की नजर से समझता है।
तो इस पे टैक्स क्यों आना चाहिए? अरे मैं लाइबिलिटी क्यों बोल रहा हूँ बच्चों के सामने, ताकि तुमको लगे यार इसमें इनकम वाली फीलिंग ही नहीं आ रही है। तो जब इनकम वाली फीलिंग ही नहीं आती है तो इस पे तो टैक्स आना ही नहीं चाहिए, मतलब फुल्ली एग्जेम, मतलब उसको एक्चुअली इनफैक्ट इनकम ही नहीं ट्रीट करना चाहिए। सीधी बात है, मैं मंदिर हूँ, 25 लाख का चेक दे दिया है, लेकिन चेक लेते टाइम मेरे हाथ कांप रहे यार, अभी मंदिर पता नहीं कब कैसे बनाएंगे, लेकिन बना तो पड़ेगा। हाँ, आज अगर वो रईस ज्यादा मेरे को बोला होता आप लोग मंदिर वंदिर चला, बहुत अच्छे लोग हो यार, ये रखो 25 लाख, जो करना है करो, ऐसे ही पैसा देके दिया हो तो कितनी खुशी होती है, वाह 25 लाख का डोनेशन आ गया, जो करना है कर सकता हो, तो उसको इनकम भी गिनते हैं। अरे मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू फील इज, अगर डोनेशन देने वाला अगर कुछ नाटक नखरा ना करे, ले लो ऐसे ही दे दिया, तो उसमें अलग ही खुशी की लहर आती है, उसमें इनकम जैसा भी लगता है। और वो इनकम क्या, वो इनकम भी एक्चुअली इट इज इन द नेचर ऑफ इनकम ऑल्सो। लेकिन अगर कोई कंडीशन रखे गया कि हनुमान मंदिर बनाना, ये करना है वो करना है, तो उसमें इनकम वाली फीलिंग ही नहीं आती है, इट इज इनफैक्ट अ लायबिलिटी। और लायबिलिटी के ऊपर तो ऐसे ही टैक्स नहीं आता है, तो पता है उसको क्या करना चाहिए, कॉर्पस डोनेशन लिख के डैश ही कर दो उसको, सीधा डैश। सी सादा डोनेशन होता है तो उसको हम लोग ऊपर डालते तो है, लेकिन फिर 15% एग्जाम अप्लाइड 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 के हिसाब से जाता है वो। अरे नॉर्मल डोनेशन को क्या करने का, डोनेशन लेके अमाउंट डालना होता है, और अमाउंट डालना मतलब वो एग्जाम्ड होगा इफ अप्लाइड, मतलब 15% तो कंफर्म एग्जाम्ड है, बाकी का अप्लाइड होगा तो ठीक है, मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से चलेगा नॉर्मल डोनेशन। बट इफ इट इज कॉर्पस डोनेशन, माइंड में वो लाइबिलिटी जैसा ही दिखना चाहिए, तो उसको इनकम की लिस्ट में लेवो ही मत, और लेवो ही मत मतलब उसको डैश ही कर दो। सी ये जो लाइबिलिटी करके मैं जिस टोन में पढ़ा रहा हूँ मेरा टोन है, एक्ट में लाइबिलिटी वर्ड नहीं लिखा है। एक्ट में क्या लिखा है, कॉर्पस डोनेशन इज कंप्लीटली एग्जेम फ्रॉम टैक्स, मतलब उसको ऊपर स्टेटमेंट में ही डैश कर दो। लेकिन उसमें शर्त है, जब तक वो हनुमान का मंदिर आप नहीं बना रहे हो ना, तब तक वो पैसा शुड बी इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 11(5), ये अमेंडमेंट है। पहले क्या था, कॉर्पस डोनेशन ऐसे एग्जाम कर देते थे, लेकिन अभी शर्त क्या है, कॉर्पस डोनेशन विल बी एग्जाम, बट जब तक तुम वो हनुमान मंदिर वाला इंस्ट्रक्शन मिला है, वो हनुमान का टेम्पल एक्चुअली नहीं बन रहा है ना, तब तक वो पैसा ऐसे लूजली मत छोड़ो, इट शुड बी इन्वेस्टेड इन 11(5) वाला सिक्योरिटीज। तो वहां इन्वेस्ट कर दिया ना, तो बस फिर बाद में ऐसा नहीं बोला है कि हनुमान मंदिर कितने टाइम में बनना चाहिए, बोलने वाला बोल के भी गया होगा 1 साल में बनाओ, 6 महीने में, लेकिन लॉ का इसके ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं है। लॉ ने क्या बोला, ठीक है हनुमान टेम्पल के लिए मिला है ना, अगले साल बनाओ, 2 साल 5 साल जब बनाना बनाओ, लेकिन तब तक वो पैसा शुड बी इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। एंड लॉ ने एक चीज बोली नहीं, लेकिन समझने की बात है कि हम उसको तुम्हारी लाइबिलिटी जैसा मानेंगे, और लाइबिलिटी मान के उसको इनकम में लेंगे ही नहीं, और लेंगे नहीं मतलब ऊपर ही डैश कर देंगे। अरे फर्क पड़ता है, ऊपर डैश हो गया मतलब अलग ही ट्रीटमेंट, मतलब वो टोटली एग्जेम्प्ट है। सादा डोनेशन को तो क्या ऊपर हम लोग डालते हैं, फिर 15% लेस होता है, और बाकी अगर सब में ये सब कुछ नहीं दिया तो टैक्सेबल भी हो जाएगा, बिकॉज सादा डोनेशन इज योर इनकम, तो इनकम समझ के टैक्स भर। हाँ ठीक है, 15% माफ हो जाएगा, और बैलेंस भी अप्लाइड है तो माफ हो जाएगा, बट वो इनकम के कैरेक्टर का है, नॉर्मल डोनेशंस, राइट। अरे कॉर्पस क्या होता तो ये कैपिटल, कॉर्पस इज अनदर वर्ड फॉर कैपिटल, और कैपिटल इज अ लाइबिलिटी साइड आइटम ना। एक्चुअली पता अकाउंट्स में भी इसका इफेक्ट कैसा आना चाहिए में, बैलेंस शीट में है ना, वो आदमी जो 25 लाख देके गया ना, एसेट साइड में बैंक अकाउंट, अरे 25 लाख का चेक दिया है तो चेक तो बैंक में जाएगा ना, तो एसेट साइड में बैंक अकाउंट, और लाइबिलिटी साइड में कॉर्पस। अरे हर ट्रस्ट का एक कॉर्पस होता है कैपिटल, वो कॉर्पस में जुड़ जाएगा, इसलिए बोलते हैं कॉर्पस डोनेशन। मतलब एक्चुअली ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट को हिट ही नहीं करता है, तभी तो लॉ ने क्या बोला, वो इनकम स्टेटमेंट को हिट ही नहीं करता है ना, तो इधर डैश मार दो, प्रोवाइडेड इट इज इन्वेस्टेड। तो इन लोग पता है एग्जाम में ऐसा डाल सकते हैं, कॉर्पस डोनेशन मिला था बट दैट अमाउंट इज नॉट येट इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, उसको इन्वेस्ट नहीं किया है, तो क्या करोगे? अरे तो क्या करेंगे,
देन इट विल बी टैक्सेबल। अरे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब फिर उसको डैश नहीं करने मिलेगा, और वो टैक्सेबल भी है ना, बुरी तरह से टैक्सेबल होता है। वो अभी मेरे को छेड़ना नहीं है, इधर पढ़ाने में आएगा वो। कैन यू सी दिस सेक्शन 115 BBI, कुछ है पढ़ाऊंगा क्या है, लेकिन वो पॉइंट जो भी है डिस्कशन में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना समझना कि अगर वो इन्वेस्टेड नहीं है ना तो टैक्सेबल होगा, लेकिन उसके लिए कुछ सुन ही लो ना, 30% टैक्स आता, सीधा सीधा 30% टैक्स आ जाएगा। लेकिन वो खाली इसी के लिए नहीं है, ये सेक्शन एक बड़ा सेक्शन है, इसके अंदर ट्रस्ट की बहुत सारे इनकम पे 30% टैक्स आएगा, तो उनमें एग्जाम्पल है। तो वापस बताओ मेरे को, कॉर्पस डोनेशन का इफ इट इज प्रॉपरली व्यवस्थित इन्वेस्टेड देन तो डैश, तो ऊपर डैश, बट इफ इट इज नॉट इन्वेस्टेड प्रॉपरली तो 30% टैक्स, और उसको है ना लास्ट में डालना पड़ेगा। फिर लास्ट में नहीं, ऊपर डालना ही नहीं है, तो ऊपर डालने के चक्कर में तो फिर एग्जेम्प्ट हो जाएगा वो, उसको स्पेशल रेट से टैक्स करना है एट द रेट ऑफ 30%, और वो नया सेक्शन है 115 BBI। लेकिन वो बोलने के लिए अटक क्यों रहा था, क्योंकि 115 BBI खाली कॉर्पस के लिए नहीं है, तेरा कुछ सिचुएशंस है, ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब देर आर अराउंड 4 सिचुएशंस, उसमें 30% टैक्स आता है, तो उनमें कॉर्पस डोनेशन का भी है। ठीक है, अभी बात हुई तो याद ही कर लो ना, कॉर्पस डोनेशन प्रॉपरली इन्वेस्टेड तो ऊपर डैश, और अगर कॉर्पस डोनेशन है लेकिन उसको इन्वेस्टेड नहीं रखा है तो टैक्सेबल है 30%, उसको ऊपर डालना ही मत, उसको लास्ट में डाल देना, लास्ट में, और लास्ट में अमाउंट आएगा उस पर सीधा 30% टैक्स आएगा। ऊपर डाल दिया तो लफड़ा हो जाएगा, तो सारा लेस लेस करके हो जाएगा, पता था लास्ट में 0 ही हो गया, तो 30% किस बात का टैक्स मारेंगे फिर, उसको 30% टैक्स मारना है, उसको अलग से कोने में रखो लास्ट में। कॉर्पस का मतलब ही इट इज कैपिटल इन नेचर, इट्स नॉट रेवेन्यू इन नेचर, और एक तरह से एसेट ही खड़ा हो जाएगा हनुमान टेम्पल, तो ये कैपिटल इन नेचर है बिकॉज इट इज मेंट फॉर सम कैपेक्स। फिर ये कॉर्पस डोनेशन हो गया, फिर सुनो, हर चीज का ना इधर इफेक्ट क्या आएगा देखो, कॉर्पस डोनेशन ऊपर डैश होगा, सीन इमेजिन कर लो, डैश इफ इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। फिर लुक, अनोनिमस डोनेशन, अनोनिमस डोनेशन मतलब जिस बंदे ने डोनेशन दिया ना उसका अपने को नाम पता कुछ पता ही नहीं है। अनोनिमस मतलब डोनर का आइडेंटिटी इज नॉट नोन, गुप्त दान, गुप्त मतलब पता नहीं है कि कौन दिया था, किसने पैसा दिया था, कुछ पता ही नहीं, नाम पता। जैसे इमेजिन मेरे पास इतने सारे डोनेशन आए हुए पते पड़े, लेकिन आई एम नॉट एबल टू से कि विवेक ने दिया था, कि भाविक ने दिया था, कि विशाल ने दिया था, किसने दिया था, पता ही नहीं है। तो अगर अपने को पता ही नहीं कि किसने डोनेशन दिया था, उसको क्या बोलते हैं, अनोनिमस, मीन्स आइडेंटिटी ऑफ द डोनर इज नॉट नोन। तो अनोनिमस डोनेशन के लॉ ने क्या बोला में, ये बहुत गलत चीज है, आपको हर डोनेशन का हिसाब किताब रखना चाहिए, लेकिन अगर तुमने किसी भी डोनेशन का हिसाब किताब नहीं रखा तो उसको 30% टैक्स आएगा। कितना? 30%। क्यों? गवर्नमेंट को इतना ऐसा क्यों है कि हर डोनेशन का हिसाब किताब हो? अरे नहीं तो लोग चीटिंग करते, लोग क्या करते हैं मालूम है, कोई भी इनकम को डोनेशन दिखा देते हैं, तो पब्लिक को मालूम है ना कि डोनेशन दिखाते तो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। जैसे सुनो, मेरा कोचिंग क्लास है, मुझे बच्चों से फीस भी मिलेगी ना, तो मान लो मेरा साइड में एक ट्रस्ट भी है, तो वो ट्रस्ट में ऐसा दिखा दूंगा डोनेशन आया हुआ है, अरे मेरी सब इनकम को मैं उधर डाइवर्ट कर दूंगा। अरे बच्चे फीस देंगे ना, तो बच्चों को फीस का चेक बना रहा ना, तो चेक में एसवी ट्रस्ट लिखूंगा, एसवी ट्रस्ट, एसवी ट्रस्ट। कोई कैश भी दे रहा है तो एसवी ट्रस्ट, मतलब मैंने ट्रस्ट बना के रखा है, मतलब मुझे इनकम भी मिली हुई है ना, तो वो इनकम को भी मैं ट्रस्ट में डाइवर्ट कर दूंगा और ऐसे दिखा दूंगा डोनेशन है। क्या सोच के कि इनकम टैक्स वाले कभी पूछेंगे तो बोलेंगे अरे हम लोग को तो बहुत डोनेशन मिलते रहता है, वो बोले किसने दिया, अभी कहाँ हिसाब रखेंगे, इतने सारे डोनेशन आते हैं कहाँ से हिसाब रखेंगे। अरे मैं अपनी इनकम जैसी चीज को भी ट्रस्ट में डोनेशन की तरह दिखाना चाह रहा हूँ। क्यों? मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि बच्चों से मिली फीस अगर फीस की तरह दिखाऊंगा तो पूरी तरह से टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन वही फीस को मैं डोनेशन की तरफ दिखा के मेरे ट्रस्ट में दिखा दूंगा तो डोनेशन तो ट्रस्ट में पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अरे डोनेशन एग्जेम्प्ट ही हो जाता है ना, इधर ऊपर डालते हैं हम लोग, बाद में लेस हो जाता है,
फिर लेस 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 करके एग्जाम, अरे कुछ नहीं तो 15% तो एग्जाम हो जाएगा ना यार। हाँ, बाकी एग्जामेशन के लिए अपने को अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन ठीक है 15% तो कंफर्म एग्जाम है ही। तो लोग ऐसा चीटिंग करते हैं, मतलब अच्छी खासी इनकम होती है जिसपे आइडियली टैक्स भरना चाहिए, लेकिन उसको टैक्स नहीं भरना होता है ना, तो वो लोग की अपनी कोई बनाई हुई ट्रस्ट होती है, तो वो ट्रस्ट के नाम पे सब इनकम ले लेते हैं, और वो ट्रस्ट के नाम पे दिखाएंगे कि वो डोनेशन था। इससे लॉ ने क्या बोला, कोई भी चीज को अगर तुम डोनेशन बोलते हो ना, तो हमको डोनर का नाम चाहिए, पता चाहिए, उसका पैन कार्ड चाहिए। डोनर का नाम, पता, पैन कार्ड चाहिए, पूरा हिसाब होना चाहिए, क्योंकि लॉ क्या डोनेशन में इजीली बिलीव नहीं करती है। गवर्नमेंट के माइंड में यही घूम रहा होगा, ये जरूर प्राइम विजन को बच्चों से फीस मिली होगी, लेकिन वो फीस पे उसको टैक्स नहीं भरना होगा, तो उसने अपनी कोई ट्रस्ट में ऐसे दिखा दिया होगा डोनेशन मिला, डोनेशन मिला है, और डोनेशन तो क्या है 15% तो एग्जाम हो जाएगा ना, और बाद में भी अप्लाइड हुआ तो एग्जाम हो जाएगा ना, तो वो एडवांटेज मिल सकता है। और अप्लाइड में क्या है, मैं 2-3 कोचिंग क्लास ले लूंगा, कुछ भी ऐसे दिखा दूंगा अप्लाइड, अरे मतलब झोलझाल तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, इनकम टैक्स वाले एकदम डिटेल कार्रवाई करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी कर सकते हैं, लेकिन बाद में इधर सेटिंग के चांसेस तो है ही। इसलिए लॉ ने क्या बोला कि देखो डोनेशन को हम तब बिलीव करेंगे जब हर डोनेशन का डोनर का नाम होना चाहिए, किसने डोनेशन दिया है, उसका एड्रेस, उसका पैन कार्ड, पूरा डिटेल होना चाहिए, तो ही उसको डोनेशन की नजर से देखेंगे। लेकिन अगर उसका कोई हिसाब किताब नहीं है ना, तो ऐसे डोनेशन को तो सीधा 30% टैक्स से मार देंगे। अरे मतलब मगर ऐसी चोरी मेरी पकड़ी गई ना, कि बच्चों से फीस मिली हुई मैंने उसको डोनेशन की तरह दिखा दी, तो भारी पड़ेगा मुझे, क्या होगा, सीधा 30% टैक्स आएगा, और उसपे कोई एक्सपेंस का डिडक्शन भी नहीं, फ्लैट 30% टैक्स भरना पड़ेगा। चुपचाप वही अगर मैं अपने बच्चों से फीस मिली फीस की तरह दिखा था, तो फीस इनकम के सामने खर्चे वर्चे का डिडक्शन लेके सादा टैक्स तो आता, लेकिन इधर ज्यादा होशियारी मारने गया तो भारी पड़ा कि सीधा 30% टैक्स। कंक्लूजन, एनी डोनेशन जिसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा है, इफ इट इज अनोनिमस इट विल बी टैक्स्ड एट 30%। पर पता है, ये रूल बनाते टाइम गवर्नमेंट तो बना दी, लेकिन अभी ट्रस्ट लोग की तकलीफ क्या मालूम है यार, एक एक डोनेशन का कहाँ हिसाब रखेंगे यार। हमारे यहाँ तो कितने दानवीर लोग आते हैं, कोई 1000 रुपया डोनेशन देता, कोई लाख रुपया, कोई 5 लाख, एक एक डोनेशन का हिसाब रखना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए भी लॉ ने बोला ठीक है, थोड़े बहुत डोनेशन का हिसाब किताब नहीं हुआ चलेगा, थोड़े बहुत मतलब 5% आउट ऑफ योर टोटल डोनेशन, 5% जितने डोनेशंस का हिसाब किताब नहीं हुआ तो चला लेंगे 5%, और 1 लाख विच एवर इज हायर, 5% और 1 लाख विच एवर इज हायर। अरे मतलब 1 लाख तक भी गवर्नमेंट चला लेगी, लेकिन कितने लोग के लिए 1 लाख तो कुछ भी नहीं है, करोड़ों के डोनेशन मिलते हैं, 100 करोड़ के डोनेशन आए तो 1 लाख तो कुछ भी नहीं है, तो 1 लाख कुछ भी नहीं लग रहा है, तो 5% विच एवर इज हाई में 5% विल बी हाई, अरे मीन्स आइदर 1 लाख और 5% ऑफ योर टोटल डोनेशन विच एवर इज हायर। उतना अगर हिसाब किताब नहीं हुआ तो हम चला लेंगे, ये समझ के कि ठीक है ना, हर एक डोनेशन का हिसाब किताब रखना मुश्किल है, कि ट्रस्ट का क्या है, चैरिटी में ज्यादा दिमाग लड़ता है। अब कोई डोनेशन देगा तो क्या फटाफट लेने का मन होता है, अब उसमें चिट्ठी बनाओ, उसका नाम पता नोट करो, मतलब ये बहुत बोरिंग काम हो जाता है। इससे थोड़े बहुत डोनेशन का हिसाब किताब नहीं हुआ तो चला लेंगे, थोड़े बहुत मीन्स 1 लाख और 5% ऑफ टोटल डोनेशन विच इज हायर, और चला लेंगे मतलब उसको क्या, चला लेंगे मतलब क्या, उसको हम लोग नॉर्मल ऊपर डाल देंगे और एग्जाम होने देंगे, लेकिन बाकी का जो हिसाब किताब नहीं है ना, उसको लास्ट में डाल के 30% टैक्स। अरे मतलब जितना गवर्नमेंट चला रही है ना, मतलब अनोनिमस होते हुए भी गवर्नमेंट उसको पनिश नहीं करेगी, और पनिश नहीं करेगी मतलब सादा ट्रीटमेंट, और ट्रस्ट की इनकम के साथ साधारण ट्रीटमेंट क्या होता है, ऊपर डाल देने का 15% लेस 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 लेस, बट वो किसके लिए, 5% ऑफ द टोटल डोनेशन और 1 लाख विच इज हायर। मतलब इतनी गवर्नमेंट क्या बोल रही है, इतना हम चला लेंगे ना, चला लेंगे मतलब उसको अनोनिमस का बोल के ऐसे अटैक नहीं करेंगे, इट इज ट्रीटेड एज नॉर्मल, ठीक है इतना तो होता ही है ना यार, थोड़ा बहुत तो डोनेशन का हिसाब किताब नहीं होना इट्स नॉर्मल,
उसको नॉर्मल समझ के नॉर्मल इनकम ही ट्रीट करेंगे। और नॉर्मल इनकम का क्या करते हैं, ऊपर डाल देते हैं ना। तो 5% वाला जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो वाले अमाउंट को ऊपर डाल दो। और ऊपर डाल दो मतलब क्या होगा फिर, अरे ऊपर डाला हुआ बैठा थोड़ी रहेगा यार, 15% ये सब लेस लेस हो जाएगा। एंड कुछ बच गया तो बच गया, स्लैब रेट्स। जैसे 5% वाले अमाउंट को ऊपर डाला, लेकिन माइनस माइनस करने के बाद भी कुछ बच गया तो स्लैब रेट से टैक्स आएगा। मतलब दैट अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल इनकम, विच दैट मीन्स 5% ऑफ द टोटल डोनेशंस और ₹1 लाख विच इज हायर। टू दिस एक्सटेंड हम लोग समझेंगे कि वो सादी इनकम है तेरी, मतलब वो अनोनिमस हिसाब किताब क्यों नहीं है, ऐसा भड़क नहीं जाएंगे। लेकिन उसको छोड़ के जो बैलेंस अनोनिमस डोनेशन है, उसके लिए तो तेरा हम लोग लेफ्ट राइट करने वाले, हिसाब किताब क्यों नहीं रखा, तुम लोग झोलझाल करते हो, डोनेशन हमको ट्रस्ट ही नहीं कि डोनेशन होगा। तुम लोग बोलने को ट्रस्ट हो, हमको तुम्हारे पे ट्रस्ट नहीं है। हमको लगता ही नहीं कि डोनेशन है। जरूर तुम्हारा कोई काला धन होगा, तुम्हारा कोई ब्लैक का पैसा होगा, उसको खाली डोनेशन का नाम चढ़ा दिया, तो हम तो उसको मानेंगे नहीं। उस पर सीधा 30% टैक्स आएगा। और उसको बुरी तरह से टैक्स मारना है, मतलब उसको ऊपर डालना ही नहीं है। लास्ट में एक सेपरेट आइटम की तरह रखो, उसमें फ्लैट 30% टैक्स। लेकिन कौन सा है वो, 5% वगैरह काट के बैलेंस वाला। अरे मतलब टोटल अनोनिमस डोनेशन में दो पार्ट है। आउट ऑफ योर टोटल अनोनिमस डोनेशन थोड़ा बहुत चलता है एंड बैलेंस नहीं चलता है। तो जो चलता है उसका क्या करेंगे, ऊपर डालो, और जो नहीं चलता है उसको नीचे डालो। और रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, जो थोड़ा बहुत चला लिया उसको ऊपर डाल दो, एग्जाम हो गया तो हो गया, नहीं हुआ सी एग्जाम 15% कंफर्म है, बाकी तो क्या है वो ये अप्लाइड होगा तो ही ना। लेकिन चलो वर्स्ट केस में अप्लाई नहीं भी हुआ, टैक्स आएगा तो भी स्लैब रेट से आएगा। कौन से वाले पे, 5% ऑफ टोटल डोनेशन और ₹1 लाख। जिस हद तक गवर्नमेंट को लगता है कि उतना तो हिसाब किताब नहीं होना इज नॉर्मल, तो वो चीज ऊपर डाल दो। मीन्स अगर एग्जाम हुई तो हुई, नहीं तो स्लैब रेट से टैक्स आएगा। लेकिन एक्सेस अनोनिमस डोनेशन, it will be taxed at a flat rate of 30% under section 115 BBC। 115 BBC में लिखा है कि उसमें फ्लैट 30% टैक्स आएगा। सेक्शन क्या बोला, 115 BBC, फ्लैट 30% टैक्स आएगा। और उसको क्या करना है, उसको डालना ही लास्ट में। कौन से वाले को, 5% वाला कि एक्स्ट्रा वाला, एक्स्ट्रा वाला। तो एक्स्ट्रा वाले को ऊपर डाला तो मस में लेस हो जाएगा ना, तो उसको लास्ट में डालेंगे और लास्ट में डाल के उसमें सीधा 30% टैक्स मारेंगे। तो इधर बाय हार्ट क्या करना है, 5% ऑफ टोटल डोनेशन। और हाँ 5% निकालते टाइम है ना, सब डोनेशन ले लो, कॉर्पस डोनेशन, अनोनिमस डोनेशन, हिसाब किताब वाला डोनेशन, ऑल डोनेशन। जितना भी ट्रस्ट को डोनेशन बोल के पैसा मिला है ना, सब मिला लो। जबकि हम लोग अभी लेफ्ट राइट किसकी कर रहे हैं, अनोनिमस की। लेकिन 5% के अंदर ऑल डोनेशंस, अनोनिमस, ऑल क्या क्या हो सकता है बताओ चलो। एक कॉर्पस डोनेशन होता है और एक हिसाब किताब वाला सिस्टमैटिक डोनेशन। अरे मतलब अनोनिमस नहीं, अनअनोनिमस, प्रॉपर डोनेशन हिसाब किताब वाला। तो एक तो कॉर्पस डोनेशन होता है, एक प्रॉपर हिसाब किताब लिखा हुआ, हर डोनर का नाम पता पैन कार्ड वगैरह सब है, हिसाब वाला है। और एक गुप्त दान है, अनोनिमस है। तो सब आ गया ना। तो इस सबका टोटल मार के 5% लेना है, सबका टोटल मार के 5%। और फिक्स्ड ₹1 लाख विच एवर इज हायर। एक्चुअली गवर्नमेंट ने क्या बोला था पहले वन में, चलो 1 लाख तक अनोनिमस चला लेंगे, लेकिन जिनको 20-20 करोड़ के डोनेशन मिलते हैं उसके लिए 1 लाख तो कुछ भी नहीं है यार। तो 1 लाख तक चला के क्या उखाड़ लिया आपने, 1 लाख तो कुछ भी नहीं है। इससे ठीक है तुमको जितना भी मिल रहा है 5% अनोनिमस चला लेंगे, या फिर तुम्हारा डोनेशन से ज्यादा नहीं आता तो 1 लाख तक तो चला ही लेंगे, मतलब विच एवर इज हायर उतना चला लेंगे। लेकिन बैलेंस के साथ क्या होगा, 30% टैक्स। ओके समझा तो मेरे को बताओ। मेरे पास अनोनिमस डोनेशन 100 करोड़ है, अदर डोनेशंस 200 करोड़ है। अरे तो इसका पूरा इफेक्ट बताओ। अरे पहले अनोनिमस
अदर डोनेशन का क्या करना है बताओ, इधर लिखना है कि नहीं? अदर डोनेशन इज नॉर्मल इनकम ना, तो उसको नॉर्मल इनकम में डाल दो। ये मैं लिख के बता रहा हूँ, कितना है, 200 करोड़ है ना, तो इधर 200 करोड़ ऊपर डाल देंगे स्टेटमेंट में। लेकिन अनोनिमस के दो भाग होंगे, कुछ ऊपर डलेगा, कुछ नीचे आएगा। तुम लोग समझा आज मैं आके ये क्यों बना दिया? ये सब थियरी इधर ही समझने में आती है। ये तो ऐसे खाली बोल दूं ना 30% टैक्स आएगा, ऐसे 5% का फॉर्मूला, उसका कोई मतलब ही नहीं जब तक कि अपने को सम में डालने नहीं आएगा, कि अल्टीमेटली एग्जाम में इस पे सम आता है। तो सी अदर डोनेशन में तो मैंने बिना कोई एक और चीज डाल दे, चलो ना, कॉर्पस डोनेशन। कॉर्पस डोनेशन है 100 करोड़, करते ना करोड़ों में बात, क्या फर्क पड़ता है, अपना पैसा थोड़ी है। तुम मेरे को एक एक का इफेक्ट बताओ क्या है। कॉर्पस का क्या करना है, डैश कर दिया, कॉर्पस को तो डैश ही कर दिया। अज्यूमिंग इट इज इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, तो इसको मैंने डैश कर दिया, ये 200 करोड़ को पूरा ऊपर डाल दिया, इसका थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। अब बताओ क्या होगा, कैसे आएगा, मतलब निकालो 5% ऑफ, फॉर्मूला क्या था, 5% और 1 लाख विच एवर इज हायर। तो 5% निकालो पहले टोटल, 5% ऑल 100। यही तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया था। अपने जाने अनजाने में क्या कर बैठते, अनोनिमस का ही 5% लेते, बट 5% यू हैव टू टेक ऑल डोनेशंस। यही तो मैं बोल रहा था कब से। तो सी सब ऐड कर दो, 100 200 100, टोटल कितना है, 400 करोड़ इज माय टोटल डोनेशन। इस 400 का 5% तो कितना हो गया, 400 का 5% कम्स टू 20 करोड़, और ये कितना है 1 लाख। दोनों में से विचर इज हायर क्या है, 20 करोड़। तो 20 करोड़ जितना, बोलना भी सीखो, क्या बोलेंगे, 20 करोड़ जितने डोनेशन का हिसाब किताब नहीं हुआ तो चलता है। क्योंकि ऐसी हर डोनेशन का हिसाब किताब रखना मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है। ट्रस्ट बोलेगी यार हम लोग समाज सेवा पे ध्यान देवे कि ये सब करे। सी जो लफड़े वाले होते हैं ना, तो उनको तो बोलने का मन भी होता है, चल हिसाब रख हिसाब रख, लेकिन हर इंसान थोड़ी लफड़े वाला होता है। बेचारों को सच में समाज सेवा में बुरी तरह डूबा हुआ है, उसको ये सब फालतू क्लैरिकल काम देंगे तो कंटाला आएगा ना यार। इसलिए उनका भी तो सोचना पड़ता है। इसलिए लॉ ने बोला ठीक है, थोड़े बहुत का हिसाब किताब नहीं हुआ चला लेंगे ना। और थोड़ा बहुत मेरे एग्जाम्पल में कितना आ रहा है, 20 करोड़। तो 20 करोड़ तक अगर अनोनिमस पना है तो चला लेंगे। लेकिन अपना कितना है, अपना तो 100 है ना, तो इसके दो टुकड़े बन गए ना, 20 करोड़ तक चलेगा। 20 करोड़ कैसे निकाला, एज पर दी फॉर्मूला। लेकिन ये 80 करोड़ को हम लोग गुस्से से देखेंगे। इफेक्ट बताओ क्या आएगा, 20 करोड़ इज वॉट, कि ठीक है इतना अनोनिमस पना चलेगा, तो चलेगा तो चलाओ। चलाने के लिए क्या करेंगे, नहीं डैश नहीं, इसको डालना पड़ेगा। डैश का सुख खाली कॉर्पस को ही मिलता है। सी चलेगा मतलब उसको नॉर्मल डोनेशन ट्रीट करेंगे। सी कॉर्पस को डैश क्यों कर देते, तुम समझे नहीं, वो लाइबिलिटी है मेरी। अरे भाई हनुमान मंदिर नहीं बनेगा रोज मेरे सिर नाचेगा, कहाँ है मेरा हनुमान मंदिर, मेरे शनिवार पे शनिवार निकल रहे कहाँ है, तो लाइबिलिटी की तरह टेंशन सवार है, उसको डैश मार दिया है। लेकिन बाकी सब डोनेशन तो इनकम डालना पड़ता है उसको। तो मेरे को बताओ इसमें 20 करोड़ जितना अनोनिमस चलता है, मतलब उसको नॉर्मल डोनेशन ट्रीट करेंगे तो उसको अमाउंट डालेंगे ऊपर, ये वाला 20। एंड व्हाट अबाउट 80, उसको तो खींच के देना है, तो खींच के देने के लिए उसको अलग से बिठाएंगे 80 करोड़ को इधर, और लास्ट में रखेंगे ना तो उसमें कुछ लेस की गुंजाइश ही नहीं है। नहीं तो ऊपर डाल दिया तो क्या है, भूले भटके कुछ लेस लेस लेस, तो पता चला जीरो हो गया। तो इसको तो एंड में कोने में रखना है, और एंड में रखने का पर्पस क्या है कि इधर आगे कुछ लेस का स्कोप नहीं बचना चाहिए। तो सीधा 80 करोड़ पे 30% टैक्स आ जाएगा। अरे मैंने सभी डोनेशंस का इफेक्ट बता दिया था। तो मेरे को तो कॉर्पस का क्या करना चाहिए, उसको तो लाइबिलिटी समझना चाहिए। किसी पेपर में कभी लाइबिलिटी लिख मत देना, ये मेरा पढ़ाने का स्टाइल ऐसा। एक्ट में कहीं पर भी लाइबिलिटी वर्ड ही नहीं बोला है। दे आर सिंपली सेइंग इट्स एग्जाम इफ इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। लेकिन अपने मन को ऐसे ट्यून करो ना भाई, ये तो लाइबिलिटी की तरह है,
हनुमान मंदिर के लिए पैसे दे के चला गया, पैसा तो है लेकिन जब तक मंदिर नहीं बनेगा अपने लिए तो सिर का दर्द है, तो लाइबिलिटी है। तो उसको क्या करना है, बोलो जल्दी, डैश। सादा डोनेशन का अमाउंट डालना है, लेकिन अमाउंट डाले मतलब मन में एक उम्मीद है कि वो लेस होने वाला है। कहाँ डाला, ऊपर डाला है भाई, और ऊपर के अमाउंट लेस 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 होके शायद जीरो हो जाए तो, बट ऊपर डालना तो पड़ेगा एक बार। ये सादा डोनेशन। व्हाट अबाउट अनोनिमस, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, और थोड़ा ऊपर मतलब कितना ऊपर, 5% ऑफ टोटल डोनेशन। इधर मिस्टेक मत करना कि अनोनिमस का ही 5% लिया, जितने भी डोनेशन हो ना सबको टोटल मार के 5%। अरे यहां तक तो एक एग्जाम में गवर्नमेंट ग्रांट दिया था, एक एग्जाम में गवर्नमेंट ग्रांट दिया था, उन लोग ने उसको भी इसमें डाल दिया। मतलब गवर्नमेंट ग्रांट देती है ना, मतलब गवर्नमेंट फ्री में पैसा देके चली गई तो उसको भी दान धर्म समझते हैं। अरे गवर्नमेंट ग्रांट की स्पेलिंग अलग ही है, उसमें DONATI, अरे डोनेशन का कोई स्पेलिंग ही नहीं है, गवर्नमेंट ग्रांट। लेकिन इंस्टीट्यूट ने उसको भी डोनेशन समझ के उसको भी डोनेशन में लेके 5% काउंट किया था उसका। अरे मतलब इधर गवर्नमेंट ग्रांट होगा अगर 20 करोड़ का तो क्या करेंगे, मिला ले, उसको भी मिला ले, और उसका भी 5%। अरे मतलब दे ट्रीट इवन गवर्नमेंट ग्रांट इज काइंड ऑफ अ डोनेशन। फर्क इतना है कि आम आदमी देते तो डोनेशन बोलते हैं, गवर्नमेंट जैसी बड़ी हस्ती देती तो ग्रांट बोलते हैं, लेकिन है तो फुकट का ही पैसा ना कोई दिया हुआ, तो इट्स काइंड ऑफ अ डोनेशन। तो सुनो, उसको अगर डोनेशन ले लूं तो मतलब अमाउंट ज्यादा हो जाएगा ना, गवर्नमेंट ग्रांट भी आ गया तो 400 करोड़ के बोले थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अरे तो 5% का फिगर कैन चेंज, लेकिन साथ में इन लोग ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी बोले हैं। ऑल्टरनेटिवली इट मे नॉट बी ट्रीटेड एज डोनेशन, इट इज जस्ट एन अदर इनकम। अरे मतलब उसको डोनेशन ट्रीट करूं तो अपने टोटल डोनेशंस की गिनती में वो भी शामिल हो जाएगा, तो 5% एक अलग अमाउंट आएगा। अगर उसको डोनेशन गिनूं तो किसकी बात हो रही है, गवर्नमेंट ग्रांट, तो उसको गिनूं तो फिर बाद में इधर ये 400 करोड़ में मुझे गवर्नमेंट ग्रांट भी लेना पड़े। एक बार मान लो क्वेश्चन में गवर्नमेंट ग्रांट दिया 30 करोड़ का, तो 30 करोड़ लेना पड़ेगा, तो 430 करोड़ हो जाएगा, तो 5% अलग हो जाएगा। बट देर इज ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, इंस्टीट्यूट ने दोनों को प्रमोट किया है। ऑल्टरनेटिवली डोंट ट्रीट इट एज डोनेशन, इज जस्ट एन अदर इनकम, एन अदर इनकम की तरह डाल दो बस, बट उसको डोनेशन की गिनती में मत लो। वो तो मैं 400 का ही 5% निकालूंगा खाली। अरे दोनों केस में माय आंसर विल चेंज। अरे चेंज, यही तो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, तो आंसर तो अलग आएगा ही ना यार। कितने सर आंसर अलग, अरे आंसर तो अलग होगा ही ना, उसी बात का तो दो ऑल्टरनेटिव है। तो ये मुझे बताना क्यों जरूरी था, क्योंकि ICAI के पेपर में गवर्नमेंट ग्रांट डाला हुआ है और इन्होंने सजेस्टेड सॉल्यूशन में बोला है कि उसको डोनेशन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। बाकी लेने वाले की सोच क्या है, ठीक है ना, आज नॉर्मल आदमी देता है तो डोनेशन बोलना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट जैसी बड़ी हस्ती देती है तो ग्रांट व्रांट ऐसे हाईफाई वर्ड यूज करते हैं। लेकिन पते की बात तो है, तो फ्री में ही पैसा मिला है ना, तो इट्स काइंड ऑफ अ डोनेशन ओनली। तो उसको डोनेशन ट्रीट करेंगे तो अपना 5% कैलकुलेशन में वो इंक्लूड हो जाएगा। बट इफ यू डोंट ट्रीट इट एज डोनेशन तो क्या, अदर इनकम। सी उसको डोनेशन भी ट्रीट किया तो इधर तो डालना ही पड़ेगा, लेकिन डोनेशन ट्रीट किया तो डोनेशन बोल के डालेंगे, नहीं ट्रीट किया तो अदर इनकम बोल के डालेंगे। सी गवर्नमेंट ग्रांट को इधर डालना तो है ही, जैसे मैंने 30 करोड़ का अज्यूम किया था ना, 30 करोड़ इस लिस्ट में आएगा तो सही, गवर्नमेंट ग्रांट का अमाउंट ऊपर तो डालना ही पड़ेगा ना, नहीं तो क्या करोगे बताओ, गवर्नमेंट ग्रांट दे क्या करोगे, दिखाना तो है ना इनकम में, तो इनकम में तो ऊपर डालना ही है। अरे ट्रस्ट की हर इनकम ऊपर डालनी पड़ती है एक बार सब खाली कॉर्पस ही पहले से डैश हो जाता है, बाकी हर एक इनकम को ऊपर डालना तो पड़ेगा ही। लेकिन अभी डिबेट क्या चल रहा है कि उसको ग्रांट को डोनेशन गिनेंगे तो अपना 5% का फिगर अलग आएगा, नहीं गिनेंगे तो 5% का फिगर अलग आएगा। लेकिन गिन के मत गिन, इनकम के नाते डाल तो सही इधर, तो इधर तो डालना ही है। तो कंक्लूजन क्या बताओ, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ अनोनिमस डोनेशन। पहले तो अनोनिमस का मतलब ही क्या है, ऐसा डोनेशन जिसमें जिसने डोनेशन दिया है वो डोनर का नाम पता नहीं है अपने पास, ना उसका नाम पता है, ना एड्रेस पता है, ना पैन कार्ड पैन नंबर पता है, मतलब आइडेंटिटी ऑफ द डोनर इज नॉट नोन।
और ये चीज गवर्नमेंट को पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि कितने लोग अपना ब्लैक का पैसा होता है या फिर कोई इनकम में टैक्स नहीं भरना होता है तो डोनेशन डोनेशन बोल के दिखा देते हैं। लेकिन लॉ ने बोला ऐसा डोनेशन कुछ भी बोलेगा चलेगा नहीं, हर डोनेशन का हिसाब चाहिए। अगर प्रॉपर हिसाब है तो ही उसको डोनेशन गिनेंगे, और अगर हिसाब किताब नहीं है ना तो उसको ब्लैक का इनकम समझ के सीधा 30% टैक्स मार देंगे। लेकिन ठीक है, थोड़े बहुत डोनेशन का हिसाब किताब नहीं हुआ तो हम भी समझते चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत कितना, 5% ऑफ योर टोटल डोनेशंस और 1 लाख विच इज हायर, इतना अगर अनोनिमस हुआ तो चला लेंगे। चला लेंगे मतलब क्या है? ऊपर डालने का, उसको सादा सादा इनकम की तरह ऊपर डाल दो और एक्सेस पोर्शन को लास्ट में डालना है। लेकिन सुनो, दिस इज फॉर अ चैरिटेबल ट्रस्ट। एक रिलीजियस ट्रस्ट भी होता है। रिलीजियस ट्रस्ट के लिए, अनोनिमस के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। सी अनोनिमस मतलब क्या है? इतना सारा डोनेशन है, किसने दिया, नाम पता कुछ पता ही नहीं, तो मंदिर वालों को तो कैसे पता चलेगा? मंदिर में तो दान पेटी का कॉन्सेप्ट है, मंदिर में तो दान पेटी का कॉन्सेप्ट है, और दान पेटी में भले कोई 5 रुपया 2 रुपया डाले, नहीं नहीं करके करोड़ों का कलेक्शन हो जाता है। अब मंदिर वालों के लिए तो हिसाब किताब रखना पॉसिबल ही नहीं है। अगर मंदिर वालों से एक्सपेक्ट करेंगे कि हर डोनेशन का हिसाब किताब रखो तो पता है क्या होगा? एक फुल टाइम एम्प्लॉय रखना पड़ेगा दान पेटी के बाजू में। एक दान पेटी है, 4-5 लोग स्टाफ की तरह खड़े, मतलब कोई भी रहे, एक से भाई साहब रुकिए, आप 5 रुपया डाल रहे हो, रुको रुको डालो, एक से रुको, शांति रुको, आपका नाम क्या है? श्याम अग्रवाल, कितना डाल रहे हो? 5 रुपया। ओके, आपका पैन कार्ड भूल गए, लेके आओ जरा, रुको, लाइन, सबको लाइन संभालनी है। मतलब पागल हो जाएंगे, एक एक डोनेशन का हिसाब कैसे रखेंगे? पता चला दान पेटी के यहाँ पे लाइन इतनी लंबी है, भगवान की लाइन छोटी है। भगवान के हमने हाथ जोड़ के सीधा जाना है, इधर इतनी लंबी लाइन, हिसाब किताब रखना है, तो हाउ डिफिकल्ट इट विल बी। अरे तुमको भी ऐसी फीलिंग दे रहा हूं तब समझेगा, हाँ यार, मंदिर जैसे लोग, बात मंदिर की नहीं है, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, कोई रिलीजियस ट्रस्ट होता है ना, वो लोग से अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि हर डोनेशन का रिकॉर्ड रखो, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इससे लॉ ने क्या बोला है? ठीक है, आपके लिए अनोनिमस का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, उसको नॉर्मल डोनेशन ही ट्रीट करेंगे। मतलब पूरा अनोनिमस ऊपर आ जाएगा। मतलब ये 100 करोड़ है ना, मतलब उसको अनोनिमस देख के भड़कना ही नहीं चाहिए। अरे रिलीजियस ट्रस्ट पे अनोनिमस के नाम का गुस्सा आना ही नहीं चाहिए कि रिलीजियस ट्रस्ट में तो अनोनिमस होता ही है। दान पेटी में पैसा डालने वाले, हर पैसा डालने वाले का हिसाब हो रखना पॉसिबल ही नहीं है, तो उन लोग के लिए अनोनिमस डोनेशन इज ट्रीटेड लाइक अ नॉर्मल डोनेशन। मतलब क्या करना क्या है? उसको फुल्ली एग्जाम करवा डालेंगे, मतलब ऊपर डालेंगे, लेकिन ऊपर डाल के नीचे लेस तो हो ही जाएगा ना, बट उसको ऊपर डालना पड़ेगा। और कितना? थोड़ा थोड़ा के पूरा पूरा। ओके, टेल मी, अगर कोई ट्रस्ट ऐसी है तो पार्टली चैरिटेबल पार्टली रिलीजियस, तो भी फुल्ली ऊपर डाल दो। सी लॉ ने क्या बोला? रिलीजियस तुम्हारा फुल्ली रिलीजियस ऑब्जेक्टिव हो के पार्टली। अगर रिलीजन आपका ऑब्जेक्टिव है ना, अरे तो फिर कैसे हिसाब रखे? बोले नहीं नहीं, थोड़ा तो हिसाब रखो। अरे ट्रस्ट तो एक ही है ना, एक ट्रस्ट है, उसकी बिल्डिंग में एक फ्लोर में सब अनाथ बच्चे लोग के रहते, एक फ्लोर में गणपति का मंदिर बना दिया। अरे एक फ्लोर में अनाथ बच्चों को पालन पोषण उनका हो रहा है और एक फ्लोर में मंदिर है। अब दान पेटी तो कॉमन ही रख दी है ना, अब उसमें ऐसा थोड़ी है ये अनाथ बच्चों के लिए मैं डाल रहा हूं, कोई बोल के थोड़ी डालेगा। अरे ट्रस्ट संस्था तो एक ही है, सब डाल डाल के चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों का भी अनोनिमस चलता है। अरे मतलब किन लोग का अनोनिमस चल जाता है? फुल्ली रिलीजियस है तो भी चलेगा, पार्टली रिलीजियस पार्टली चैरिटेबल है तो भी चलेगा, जो भी रिलीजन में इन्वॉल्व है ना उनका अनोनिमस चलता है। लेकिन जो फुल्ली चैरिटेबल है, मतलब सिर्फ स्कूल्स कॉलेजेस चला रही, मतलब भगवान धर्म धर्म का कुछ भी नहीं, उनको सिर्फ चैरिटी कर रही है, तो उन लोग के, और पता है जो फुल्ली चैरिटी करता है ना, उधर डोनेशन देने वालों की इतनी भीड़ भी नहीं होती है, मंदिरों में भीड़ लगी होती है। अरे भगवान की भी तो सब क्रेजी है, बहुत फैन फॉलोइंग उनकी। लेकिन जो चैरिटेबल ट्रस्ट होगा ना, कभी तुम लोग चैरिटेबल ट्रस्ट में चक्कर मार के आना, गिने चुने लोग देखेंगे तो उधर डोनेशन देने वाले आते ही बहुत कम है, लेकिन मंदिर में तो लंबी लाइन होती है। इसे सी जिस ट्रस्ट का रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स होता है ना, चाहे वो फुल्ली हो के पार्टली हो, तो वो लोग के लिए अनोनिमस को सादा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा।
अरे सादा मतलब क्या, पूरा का पूरा अनोनिमस डोनेशन ऊपर इनकम में डाल दो, और ऊपर डाला मतलब लेस लेस के फॉर्म में माइनस हो जाएगा वो। लेकिन अगर फुल्ली चैरिटेबल है, मतलब जिसका रिलीजियस से कुछ लेना देना ही नहीं है, प्योर चैरिटेबल ट्रस्ट, तो उनको गवर्नमेंट लेफ्ट राइट करती है कि भाई अनोनिमस क्यों क्यों हिसाब किताब नहीं, आपके यहाँ कोई मंदिरों जैसी भीड़ थोड़ी है, 10 15 20 लोग आते दिन में, हिसाब रखो, हर एक डोनेशन का हिसाब चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत हिसाब नहीं तो चला लेंगे, 5% और 1 लाख विच आए, लेकिन बाकी हर डोनेशन का हिसाब चाहिए, और अगर हिसाब नहीं है 30% टैक्स मारेंगे। ये किससे बात कर रहा हूँ, फुल्ली चैरिटेबल लोगों के साथ। तो चार्ट कैसा बनाओ बोलो, अनोनिमस डोनेशन 2 पार्ट, एक तरफ क्या लिखेंगे, ट्रस्ट जो फुल्ली रिलीजियस है या फिर पार्टली रिलीजियस पार्टली चैरिटेबल है, और इधर जो फुल्ली चैरिटेबल है। तो इन लोग का अनोनिमस ट्रीटेड लाइक नॉर्मल डोनेशन, पूरी इनकम ऊपर डाल देने का, और इन लोगों के लिए थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, वैसा इफेक्ट आएगा। ये अनोनिमस था, अनोनिमस डोनेशन टू अदर ट्रस्ट मीन्स एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन देती है तो उससे पैसा आ रहा है कि जा रहा है, एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन दे रही है, सोच के एक ट्रस्ट, मैं ट्रस्ट हूं किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन दे रहा हूं, तो इसमें पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है ना, तो उसको जा रहा है करके अप्लाइड गिन सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है, करंट ईयर की ताजी ताजी आई हुई इनकम अगर डोनेशन देके सल्टा दी तो अप्लाइड ले सकते हैं। लेकिन एक तो तू करंट ईयर की इनकम तू दबा के रख रहा है, नहीं अभी नहीं, बाद में यूज कर, बाद में यूज करूंगा। अरे बाद में वाले क्या क्या थे, ये सब फ्यूचर में आता है ना, और बाद में बोलेगा तो बाद में फिर बाद में डोनेशन नहीं देने का। हाँ चलो, इस साल जो ताजा ताजा इनकम आया हुआ है उसी साल डोनेट कर दिया, देन इट्स ओके। बट इफ यू डोंट यूज इट नाउ, यू होल्ड द इनकम, एंड इफ यू डिफर इट टू अ फ्यूचर डेट, तो डोनेशन दिया हुआ नहीं चलता, ये बोला था ना। एक नया पॉइंट सुनो, मैंने कहा इस साल की कोई ताजी ताजी इनकम आई हुई किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन देंगे चलता है। उसका भी लॉजिक क्या बताता हूँ ना, कि कभी कभी अपने पास क्या दे धनाधन पैसे आ रहे हैं, लेकिन कोई चैरिटी का कोई कामकाज नजर नहीं आ रहा है, और अपने क्या है, जब तक चैरिटी में इस्तेमाल नहीं करते एग्जेम्पशन नहीं मिलता ना, वो भी प्रेशर होता है। लेकिन चैरिटी का कोई ऐसा कामकाज दिख ही नहीं रहा है, तो लॉ ने क्या बोला है, ठीक है तेरे पास भर भर के पैसा आ रहा है ना, तुझसे कुछ नहीं हो रहा है, तो वो किसी दूसरे ट्रस्ट को दे दे, लेकिन दूसरे ट्रस्ट को कॉर्पस बोल के मत देना, क्योंकि फिर वो डैश कर देगा। अरे दूसरा ट्रस्ट उसको डैश कर देगा, कॉर्पस बोल के मत देना। मतलब सी, अपने दूसरे को डोनेशन दे रहे, मतलब एक तरह से मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा हूं ना, कि जो मुझसे समाज सेवा नहीं हो रहा है, मेरे पास कुछ समाज सेवा का काम ही नहीं है, होता तो मैं चलो अप्लाई भी कर देता, लेकिन मेरे पास कोई समाज सेवा का काम नहीं है, तो मैं वो पैसा किसी को डोनेट कर रहा हूँ, लेकिन वो भी तो समाज सेवा करे। लेकिन वो भी क्या एकदम मस्त में कॉर्पस के नाम का डैश कर लिया, तो वो भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। और कॉर्पस तो कैसे बता सकते कॉर्पस, तो वो कॉर्पस बोल के दूसरी ट्रस्ट को दिया ना, तो क्या होगा, तो भले इधर मेरा पैसा जा रहा है, लेकिन वो जा रहा है को मैं अप्लाइड क्लेम नहीं कर सकता। बोलने भी आना चाहिए लैंग्वेज में, मैंने कोई दूसरे ट्रस्ट को, ये फील करो, डोनेशन दिया है क्या बोल के, ये लोग कॉर्पस, फिर दूसरे ट्रस्ट को मैंने बोले ये पैसा ले उधर हनुमान का मंदिर बना, हम लोग तो अनाथ बच्चे वाले, तुम लोग तो मंदिर वाले हो ना। अरे एक चैरिटेबल दूसरे रिलीजियस को दे ही सकते हैं ना, तो बोले आप लोग ये 25 लाख रुपया रखो, उधर आप मंदिर बनाओ। तो हमने कोई दूसरी ट्रस्ट को डोनेशन दिया, वो भी कॉर्पस बोल के दिया, तो भले ही पैसा जा रहा है, लेकिन जा रहा है करके इधर अप्लाइड में नहीं दिखा सकते। अरे मतलब अप्लाइड में काउंट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। इंग्लिश में क्या बोलना चाहिए, इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अप्लाइड। what cannot be claimed, if donation is given to other trust as a corpus donation। अरे तो टेल मी, एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन दे रही, उसमें क्या क्या शर्तें बताओ। पहले तो क्या है, करंट ईयर की इनकम ही तू डोनेट कर रहा होगा तो चलेगा, मतलब तू करंट ईयर की इनकम को फ्यूचर में यूज करने वाला है, तो फ्यूचर में जब यूज करेगा तो डोनेशन दिया हुआ नहीं चलता है, ये तो कल ही बता दिया था। दूसरी शर्त, करंट ईयर की इनकम तू डोनेट तो कर, लेकिन डोनेट देते टाइम जिसको तू डोनेट किया वो कॉर्पस बोल के मत कर।
सामने वाले को बोल तू रख जो करना है कर, विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्योंकि कॉर्पस मतलब क्या, तू भी एग्जाम ले लिया अप्लाइड बोल के और वो भी डैश कर देगा। जिसको कॉर्पस बोल के बोला वो भी अपने कंप्यूटेशन में डैश ही कर देगा ना, तो ये गवर्नमेंट को नहीं चलेगा। ठीक है, तू डोनेशन दे रहा है, तेरे में हम अप्लाइड दिखा देंगे, चल इसने शीरीष ने तो अप्लाइड कर दिया अप्लाइड, लेकिन फिर सामने वाले को वो डोनेशन से कुछ समाज सेवा करना पड़ेगा। अरे समाज, फिर सामने वाले के लिए वो नॉर्मल इनकम में ऊपर आएगा उसके, फिर लेस अप्लाइड होगा तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, फिर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस वाज अ न्यू पॉइंट के डोनेशन गिवन एज कॉर्पस टू अदर ट्रस्ट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अप्लाइड नहीं क्लेम कर सकते।